ड्रैगन प्रिंस युआन C101 युद्ध का आगमन। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यू युआन की आवाज ग्रेट झोउ शहर के हर कोने में गूंज रही थी, जिससे चिंता का माहौल पैदा हो गया। आखिरकार 7 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों का दबाव बहुत ज्यादा था। ये सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वह शहर के द्वार तोड़ सकती थी, जिससे राजा क्यू की सेना बिना किसी बाधा के शहर में प्रवेश कर सकती थी। इस तरह के युद्ध के मैदान पर एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ की धमकी और विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक थी। इस प्रकार शहर में रहने वाले अनगिनत निवासियों में इस समय घबराहट फैल गई। शहर की दीवारों पर रणनीति कक्ष के अंदर झोउ किन की अभिव्यक्ति तूफान की तरह काली थी। वे कैंगलान की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ी हुई थीं, जबकि ब्लैक वैनम किन की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। वे मूल रूप से इस धारणा के तहत थे कि उनके पास अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों के संबंध में संख्या लाभ था, जिससे उन्हें जीत का एक अच्छा मौका मिला। कौन सोच सकता था कि एक पलक झपकते ही क्यू युआन के पक्ष में अतिरिक्त 6 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ दिखाई देंगे। इस प्रकार अब वे नुकसान में थे। उन्होंने जो देखा उसके अनुसार आज उनकी एक गलती ही उनकी मौत का कारण बन सकती थी। यहां तक कि 3 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों के मन में भी ऐसे विचार थे। सैन्य अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए, जो अब काफी घबरा रहे थे। उनका मूल रूप से उच्च मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिससे रणनीति कक्ष में माहौल काफी दमघोंटू लग रहा था। झोउ युआन ने शांति से कहा, सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमारे प्रतिद्वंद्वी के पास 7 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ हैं, ग्रेट झोउ उतना कमजोर नहीं है। बहुत सी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। 7 बनाम 3 कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे इतना कमजोर न होने से हल किया जा सके। झोउ युआन को इन नजरों से समझ में आ गया कि उसे उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, और उसने तुरंत याओयाओ की तरफ हल्के से सिर हिलाया। जवाब में याओयाओ ने टुनटुन को थपथपाया। टुनटुन ने आलस से अपने शरीर को फैलाया, जबकि उसके छोटे से शरीर से एक आश्चर्यजनक आभा धीरे धीरे निकल रही थी। अल्फा ओरिजिन जेनेसिस बीस्ट। कमरे में मौजूद कई अधिकारियों की आंखें चमक उठीं जब वे चौंककर टुनटुन को देखने लगे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने प्यारे छोटे जीव में अल्फा ओरिजिन स्तर की ताकत होगी। झोउ युआन ने मुस्कुराते हुए याओयाओ की ओर इशारा किया और कहा, मेरी वरिष्ठ बहन शिष्या ने पहले ही ग्रेड 4 जेनेसिस रूम्स में महारत हासिल कर ली है। उसकी शक्ति अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ से भी मेल खा सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई लोगों की निगाहें याओयाओ की ओर घूम गईं, फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जबकि माहौल काफी हद तक कम उदास हो गया। अगर झोउ युआन की बात सच थी, तो उनके पास 5 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति थी। हालांकि वे अभी भी ऊपरी हाथ लेने में असमर्थ थे, लेकिन आखिरकार यह एक दुर्जय बल था। झोउ युआन ने कई अधिकारियों पर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, हर किसी को केवल अपनी स्थिति की रक्षा करने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को रोकने के लिए कोई न कोई होगा। समझा। झोउ युआन की निगाहें देखकर उपस्थित अधिकारियों ने आदरपूर्वक उनका आभार माना, तथा उनकी उम्र के कारण उन्हें नीची नजर से देखने का साहस नहीं जुटा पाए। ये देखकर कि उनका मनोबल बढ़ गया है, झोउ किन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्हें फिर से सांत्वना देने के बाद उसने उन्हें जाने दिया। उनके जाने के बाद ही झोउ किन ने चिंता में झोउ युआन की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, अगर ऐसा है भी तो भी हम केवल 5 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को ही रोक पाएंगे। शेष 2 को काबू में रखना मुश्किल होगा। अगर इन 2 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को शहर के द्वारों को तोड़ने और तबाही मचाने की अनुमति दी गई, तो ग्रेट झोउ शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वास्तव में इससे सैनिकों का मनोबल भी टूट सकता है। झोउ युआन की आंखें चमक उठीं और उसने जवाब दिया, पिताजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन 2 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों से निपटने का कोई तरीका सोचूंगा। तुम? झोउ किन हैरान रह गया, उसकी आंखों में उलझन थी। झोउ युआन ने पहले ही याओयाओ और टुनटुन से कार्रवाई करने के लिए कहा था, और वह खुद केवल एक प्रारंभिक क्यूई पोषण अभ्यासी था। वह अल्फा ओरिजिन पावरहाउस के खिलाफ क्या कर सकता था? हालांकि झोउ किन हैरान था, उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कुछ चर्चा के बाद झोउ युआन याओयाओ के साथ बाहर चला गया। याओयाओ ने अचानक दरवाजे के बाहर पूछा, आप उन अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को कैसे रोकेंगे? वह झोउ युआन की ताकत की सीमा को पूरी तरह से समझती थी। वर्तमान में उसके पास अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों से मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। याओयाओ की चमकीली आंखें चमक उठी जब उसने झोउ युआन को देखा। यदि आप सिल्वर शैडो की शक्ति उधार लेने की योजना बना रहे हैं, तो मुझे आपको सूचित करना होगा कि आप अपनी आत्मा के वर्तमान स्तर को देखते हुए इसे सक्रिय करने में भी असमर्थ हैं। ये स्पष्ट था कि उसके जैसी बुद्धिमान लड़की को बहुत जल्दी युद्ध की कठपुतली की याद आ गई थी, जिसका नाम झोउ युआन ने सिल्वर शैडो रखा था। झोउ युआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। बड़ी बहन याओयाओ आखिरकार बहुत चालाक है। याओयाओ ने अपना सिर हिलाया। आप इसे सक्रिय नहीं कर सकते। अपने आप पर दबाव न डालें। झोउ युआन ने सिर हिलाते हुए ठहाका लगाया। ये सच है कि मैं अपनी आत्मा के वर्तमान स्तर को देखते हुए सिल्वर शैडो को सक्रिय करने में असमर्थ हूं, लेकिन
क्या वह अंगूठी नहीं है? याओ याओ दंग रह गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि झोउ युआन उस चांदी की अंगूठी की बात कर रहा था जो उसने जेड इन्फेंट्री से प्राप्त की थी। अंगूठी में आत्मा को बढ़ाने की क्षमता थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह इसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो यही तुम्हारी योजना है? याओ याओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन मैं इस तरीके को स्वीकार नहीं करता। अंगूठी तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर सकती है, लेकिन ये खुद पर बहुत अधिक बोझ डालने जैसा होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही तुम्हारी आत्मा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि झोउ युआन अंगूठी के साथ सिल्वर शैडो की शक्ति को अस्थायी रूप से उधार लेने में सक्षम था, फिर भी यह बेहद खतरनाक था। आखिरकार ऐसी शक्ति को नियंत्रित करना उसके लिए अभी भी बहुत मुश्किल था। झोउ युआन ने हंसते हुए शांति से कहा, अगर मैं इस गड्ढे को पार करने में असमर्थ हूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मेरी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर ग्रेट झोउ शहर पर कब्जा कर लिया गया तो क्यू युआन पीछे कोई भी ढीला छोर नहीं छोड़ेगा। झोउ युआन भागने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसके पिता और मां का क्या? ग्रेट झोउ साम्राज्य के नागरिकों का क्या? अपने देश के विनाश के समय अकेले भागना और उस अपमान को सहना जिस दिन बदला लेने का समय आएगा, इसकी प्रत्याशा में वह अथक प्रशिक्षण लेता रहा। ये कुछ ऐसा था जो झोउ युआन को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी तुलना में क्यों न सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए और आशा की उस छोटी सी किरण को पकड़ने की कोशिश की जाए। याओ याओ बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने अंततः कहा, फिर भी आप केवल एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ से ही निपट पाएंगे। झोउ युआन ने जवाब दिया, मैं पिताजी से कुछ हेवन गेट विशेषज्ञों को भेजने के लिए कहूंगा जो अंतिम अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ से मुकाबला करेंगे। हालांकि कीमत बहुत अधिक होगी, लेकिन वे उसे कुछ समय के लिए रोक सकेंगे, जब तक कि हम में से कोई खुद को मुक्त करने और समग्र स्थिति को स्थिर करने में सक्षम न हो जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। याओ याओ ने धीरे से आह भरी। तुम्हारा ये पवित्र ड्रैगन मार्ग वास्तव में बहुत कठिन है, जिसमें अनेक बाधाएं हैं। एक के बाद एक विपत्तियां उसके लिए ऐसी थीं जैसे वह चट्टान के किनारे चल रहा हो, जबकि जरा सी दुर्घटना भी उसे हमेशा के लिए गुमनामी में धकेल देती। झोउ युआन ये सुनकर केवल मुस्कुराया और उसने धीरे से शांत स्वर में कहा, यह शायद एक परीक्षा है, ये निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण है कि क्या मैं वास्तव में सच्चा पवित्र ड्रैगन हूँ। आधे दिन के समय में ही ग्रेट झोउ शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरे शहर में इस स्थिति की खबर फैल गई, जिससे लोगों के दिलों में चिंता की लहर दौड़ गई और माहौल में बेचैनी बढ़ती गई। शहर के दक्षिणी छोर पर एक दुबली पतली सुंदर लड़की अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए धीरे धीरे साफ सुथरे आंगन से बाहर निकली। सु युवेई ने हल्के रंग का टॉप और ट्राउजर पहना हुआ था। उसका सुंदर चेहरा आसपास के लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उन निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना जेड जैसा गोरा चेहरा उठाकर शहर की दीवारों की ओर देखने लगी। स्वाभाविक रूप से उसने सुना था कि क्या हो रहा था और वह समझती थी कि ग्रेट झोउ शहर इस समय कितने खतरे का सामना कर रहा है। कई लोग चुपके से भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे विचार उसके दिमाग से कोसों दूर थे। हालांकि वह देख सकती थी कि हालात कितने खराब दिख रहे थे, लेकिन एक नौजवान का आलसी मुस्कुराता हुआ चेहरा अनजाने में ही उसके दिल में उभर आता था। वह हमेशा कहीं से भी उसे आत्मविश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता था। उनके यहाँ रहते हुए इस शहर को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। जब ये विचार सु युवेई के मन में घूम रहे थे, वह शहर की दीवारों की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह एक गली में मुड़ी, उसकी नजर अचानक दीवार से टिके एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। बूढ़े की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, लेकिन राहगीर पहले से ही घबराहट में थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दादाजी को देखते ही उनके मन में उनके विचार उभर आए, इसलिए उसके कदम रुक गए और वह कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। फिर उसने एक लपेटा हुआ मीट बिस्किट निकाला, नीचे बैठी और धीरे से उसे बूढ़े आदमी के सामने रख दिया। मानो उसकी हरकतों को भांपकर बूढ़े आदमी की आंखें खुल गईं और उसकी धुंधली निगाहें उसके सामने खड़ी लड़की को देखने लगीं। एक कमजोर बूढ़ी आवाज सुनाई दी, छोटी लड़की, तुम अभी तक ऐसे समय में भाग क्यों नहीं गई? सु युवेई ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा दबाया और मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंध गए। दादाजी, खाना खाकर जल्दी से चले जाइए। सु युवेई खड़ी हो गई। उसके सुंदर चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक उभरी और वह मुड़ी और शहर की दीवारों की ओर बढ़ गई। बूढ़ा आदमी सु युवेई की जाती हुई आकृति को देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी धुंधली आंखों में एक हल्की सी चमक चमकी जब उसने अपने सामने रखे गर्म मीट बिस्किट को अपने हाथ में लिया और बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग यानक्यू का निवास इतनी दूर की जगह पर होगा। लेकिन इस छोटी लड़की की आंखों में जो दृढ़ संकल्प है, उससे ऐसा लगता है कि वह किसी बाहरी शक्ति को उधार लेना चाहती है। इतनी छोटी और फिर भी उससे खुद को चोट पहुंचाने का डर नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 102 घेराबंद शहर। गुणा प्रिय पाठकों,
अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन घेराबंद शहर एड्स बाय पब फ्यूचर। सेना ने शहर को घेर लिया था। सैनिकों की काली भीड़ दृष्टि के छोर तक फैली हुई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो अपने साथ एक कुचलने वाला दबाव लेकर आया था। बेशक सबसे ज्यादा दबाव इन सैनिकों से नहीं था, बल्कि सेना के सामने खड़ी 7 पतली आकृतियों से था। शक्तिशाली जेनेसिस QE धीरे धीरे इन 7 व्यक्तियों के शरीर में घूम रही थी और उनसे पड़ने वाला दबाव व्यावहारिक रूप से हजारों हजारों लोगों के बराबर था। क्यू युआन ने आसमान की ओर देखा, फिर उसकी उपहास भरी आंखें शहर की दीवार की ओर मुड़ गईं और उसकी शक्तिशाली आवाज गूंज उठी, झो किंग, आधा दिन बीत चुका है। क्या तुम द्वार खोलने और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो? झो किंग की आकृति शहर की दीवार पर प्रकट हुई। उसका चेहरा भावहीन था, उसके शरीर के चारों ओर लाल लाल जेनेसिस QE उभर रहा था। जब उसने उदासीनता से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक विद्रोही के सामने आत्मसमर्पण कर दूं? क्यू युआन का सपना देखना बंद करो। बेझिझक शहर पर हमला करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सचमुच मेरे महान झो साम्राज्य को निगल सकते हो। अंत में झो किंग की आवाज से हत्या की मंशा पहले से ही बह रही थी। क्यू युआन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, झो किंग, तुम वास्तव में एक जिद्दी मूर्ख हो। क्या तुम सचमुच शहर के नागरिकों के लिए कोई विचार नहीं करने जा रहे हो? आपकी हानि तो पहले से ही तय है, फिर आप क्यों अकारण हठपूर्वक प्रतिरोध कर रहे हैं और लोगों को हताहत कर रहे हैं? उसकी आवाज पूरे शहर में फैल गई। लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। यह उनके दिलों को झकझोरने की चाल थी। जब क्यू युआन बोल रहा था, तब 7 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों की जेनेसिस क्यू आसमान में उछली। जेनेसिस क्यू ने उछाल मारा और पूरे क्षितिज को ढक लिया, जिससे घुटन भरा दबाव पैदा हो गया, जिससे सभी के दिलों में चिंता बढ़ गई। झो किंग ने स्वाभाविक रूप से क्यू युआन के भयावह इरादे को समझ लिया। उसकी आंखें तुरंत बर्फीली हो गईं और उसका शरीर अचानक हिल गया। गड़गड़ाहट। लाल लाल जेनेसिस क्यू ने लगभग 100 फीट के क्षेत्र को कवर करते हुए बाहर की ओर धूम मचाई, जबकि गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई कैंगलान भी आगे बढ़ा। सुनहरी जेनेसिस QE उसके ऊपर फैल गई। ब्लैक वेनम किंग ने असहाय आह भरी, क्योंकि उसके शरीर से काले कोहरे की तरह काली जेनेसिस QE बह निकली। 3 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों की पूर्ण शक्ति वाली आभा ने उनकी उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी यह विरोधी 7 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों के सामने कमजोर दिखाई दिया। गर्जन। तभी अचानक एक गगनभेदी दहाड़ गूंजी। सबने देखा कि खिलती हुई लाल रोशनी के बीच से एक विशालकाय जानवर निकल आया। विशालकाय जानवर से आश्चर्यजनक क्रूरता फैल रही थी। जिसने भी इसे महसूस किया उसका दिल दहल गया। यह विशालकाय जानवर स्वाभाविक रूप से टुनटुन था। टुनटुन के पास याओ ने अपने हाथ से उसे पकड़ने की हरकत की और उसके अंदर एक स्क्रॉल दिखाई दिया। स्क्रॉल ने खुद को अलग कर लिया और प्रकाश की किरणें बाहर निकली, जो ऊपर आसमान में एक गरजने वाले बादल में मिल गईं। एक खतरनाक दबाव के रूप में बादल के भीतर बिजली चमकने लगी। यह एक अल्फा ओरिजिन जेनेसिस जानवर है और एक ग्रेड 4 जेनेसिस रूट। टुनटुन और याओ की उपस्थिति ने तुरंत शहर की दीवार पर आश्चर्य की कई चीखें पैदा कर दी। सैनिकों के चेहरे उत्साह और आश्चर्य से भर गए, क्योंकि शुरू में कुछ हद तक कम मनोबल बढ़ने लगा। याओ और टुनटुन के शामिल होने के साथ ही ग्रेट झो की ओर से अल्फा ओरिजिन युद्ध शक्ति अब 5 तक पहुंच गई थी। हालांकि यह अभी भी उनके दुश्मन से कम थी, लेकिन अंतर अब बहुत कम हो गया था। क्यू युआन ने टुनटुन और याओ को घूरते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक सख्त भाव उभर आया। क्यू युआन के पास अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ झाओ तियानलुन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि ग्रेट झो ने भी कुछ तैयारियां की हैं। यह मौत के दरवाजे पर अंतिम संघर्ष है। क्यू युआन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। भले ही प्रतिद्वंद्वी पक्ष में 5 अल्फा मूल थे, लेकिन उनके पक्ष में अतिरिक्त 2 अल्फा मूल विशेषज्ञ शहर के द्वारों को तोड़ने और सैनिकों को ग्रेट झो शहर में ले जाने के लिए पर्याप्त थे। अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ वांग चाओटियन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, हमारा ये बूढ़ा राजा वास्तव में बहुत दयनीय है। यदि वह अपने चरम पर होता तो हम सब मिलकर भी उसके खिलाफ बढ़त नहीं ले पाते। एक अन्य अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ ने अजीब सी हंसी निकाली। जब राजा वू ने उसका हाथ काट दिया था तो उसकी साधना 8वीं परत से गिरकर 3वीं परत पर आ गई थी और आज तक भी उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसा संभवतः राजा वू द्वारा छोड़ी गई छाया से मुक्त न हो पाने के कारण हुआ है। क्यू युआन ने कहा, राजा वू एक सच्चे राजा हैं। झो किंग का प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से गाड़ी के सामने खड़े एक मेंटिस के समान है, जो पूरी तरह से उनकी समझ से बाहर है। फिर उसकी बर्फीली निगाहें शहर की दीवारों के ऊपर झो किंग की ओर मुड़ गईं। चूंकि तुम मेरे बताए जीवन पथ पर चलने से इनकार कर रहे हो, इसलिए हमारे पुराने संबंधों की अनदेखी करने के लिए मुझे दोष मत दो। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक उसे नीचे की ओर घुमाया। उसकी आवाज से हत्या की मंशा झलक रही थी। सभी सैनिकों, मेरा आदेश सुनो, शहर को घेर लो और हमला करो। डोंग डोंग।
युद्ध के नगाड़ों की तेज ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी क्योंकि एक अंतहीन सेना शहर के बाहर बढ़ने लगी, जो विभिन्न समूहों में विभाजित हो गई और शहर को घेरने लगी। क्यू युआन ने अन्य अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरे साथियों, ग्रेट झोउ शहर में 7 द्वार हैं। हम में से प्रत्येक सेना के एक हिस्से का नेतृत्व करेगा और प्रत्येक द्वार पर हमला करेगा। एक बार कोई भी द्वार टूट गया तो उनके सैनिकों का मनोबल निश्चित रूप से टूट जाएगा। जरूर, झाओ तियानलुन और बाकी लोगों ने जवाब में सिर हिलाया। जैसे ही वे हवा में ऊपर उठे, उनके पैरों के नीचे से जेनेसिस क्यू चमक उठी और 6 चमकती हुई रोशनी में परिवर्तित हो गई, जो तेजी से शहर के अन्य 6 द्वारों की ओर बढ़ी। दूसरी ओर झोउ किंग ने भी राजा क्यू की सेना के आक्रमण को देखकर तुरंत अपने आदेश दे दिए। शहर की दीवार के ऊपर आकृतियां युद्ध की तैयारी करती हुई चली गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्यू युआन और अन्य 6 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ हमारे शहर के एक एक द्वार पर हमला करेंगे। हम उन्हें किसी भी द्वार को तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते, झोउ किंग ने धीमी आवाज में कहा। सेना के लिए शहर के द्वारों को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन अगर अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ को खुली छूट दी जाए तो वे भारी मात्रा में विनाश करने में सक्षम थे। इसलिए मुझे तुम चारों को परेशान करना होगा। वे कैंगलान और याओयाओ ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले जल्दी से शहर के दूसरे दरवाजों की ओर बढ़ गए। टुनटुन भी याओयाओ के सिर पर कुछ थपकी के बाद दूर शहर की एक दीवार की ओर बढ़ गया। ब्लैक वैनम किंग, हमें दक्षिण पश्चिम द्वार के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। मुस्कुराते हुए झोउ युआन ने ब्लैक वैनम किंग की ओर देखा। अगर शहर का द्वार गिर गया तो आपको आज महान झोउ के लिए हमारे साथ मरना पड़ सकता है। ब्लैक वैनम किंग मुश्किल से एक कठोर मुस्कान लाने में कामयाब रहा। आप चिंता न करें महाराज, मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। बोलने के बाद वह भी अपनी काली जेनेसिस क्यूई पर सवार होकर वहां से भाग गया। झोउ किंग की अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती गई क्योंकि उसने 3 मनुष्यों और एक जानवर को जाते देखा। इसके बाद वह झोउ युआन की ओर मुड़ा और कहा, मैं मुख्य द्वार की रक्षा करूंगा, लेकिन अभी भी 2 अन्य द्वार हैं जो उनके अल्फा मूल विशेषज्ञों के कारण खतरे में होंगे। झोउ युआन ने मुस्कुराते हुए सांत्वना दी, पिताजी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक द्वार की रक्षा करूंगा, जबकि हम कुछ समय के लिए अंतिम द्वार पर कई स्वर्ग द्वार विशेषज्ञों को भेजेंगे। उन्हें केवल प्रतिद्वंद्वी को विलंबित करने की आवश्यकता है। झोउ किंग की आंखों में चिंता छिपी नहीं रह सकी क्योंकि उसने झोउ युआन की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि झोउ युआन अपनी क्यूई पोषण अवस्था शक्ति के साथ एक अल्फा मूल विशेषज्ञ को कैसे रोक पाएगा। युआन, अगर यह सचमुच असंभव हो जाए तो अपने आप पर दबाव मत डालना। अब तुम वह बच्ची नहीं रही जिसकी हमें रक्षा करनी थी। महान झोउ साम्राज्य के बिना भी तुम में खुद की रक्षा करने की क्षमता होगी। जब तक तुम जीवित हो, हमारे देश को पुनः स्थापित करना हमेशा एक संभावना रहेगी। झोउ किंग स्पष्ट रूप से झोउ युआन को सलाह दे रहे थे कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो उसे जाने देने के लिए तैयार रहें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। झोउ युआन के दिल में झोउ किंग की आंखों में देखते ही एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। इसके तुरंत बाद झोउ युआन ने हल्के से उसके हाथ को थपथपाया और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई। चिंता मत करो पिताजी, महान झोउ शहर टूटेगा नहीं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह पहले ही मुड़ चुका था और तेजी से उत्तरी द्वार की ओर भागा। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वे शहर की ओर ज्वार की तरह बढ़ रहे सैनिकों के काले समूह पर टिकी हुई थीं। सैनिकों के ऊपर एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ अपनी जेनेसिस क्यूई के ऊपर खड़ा था। उसके सामने उसकी दोनों बाहें क्रॉस की हुई थीं और उसकी उपहासात्मक निगाहें उन पर थीं। झोउ युआन ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से अपने हाथ फैलाए। उसकी हथेली पर एक चांदी की अंगूठी चमकने लगी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वे एक बार फिर खुली तो उनके भीतर हत्या की भावना तेजी से उमड़ पड़ी। आइए देखें कि हमारे शहर को तोड़ने के लिए आपने कितने लोगों की जान कुर्बान करने की तैयारी कर रखी है। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 103 सक्रिय करें। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C103 सक्रिय करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आक्रमण करना। ग्रेट झोउ शहर के बाहर युद्ध की आवाजें गूंजने लगी। जेनेसिस क्यू के ऊपर चढ़ने के साथ ही अनगिनत आकृतियां उमड़ पड़ी। 1 शहर की दीवारों के ऊपर असंख्य धनुष की डोरियां खींची गईं, उसके बाद तीरों की झड़ी लग गई। तीरों पर जेनेसिस क्यूई की हल्की परत चढ़ी हुई थी, जिससे उनकी गति और तीक्ष्णता बढ़ गई। बाणों की वर्षा हुई, जिसने क्षण भर में असंख्य लोगों की जान ले ली। युद्ध मूलतः रक्तपात और मांस का कुचलना था। झोउ किंग की आकृति धीरे धीरे मुख्य शहर के द्वार से ऊपर उठ गई। लाल लाल जेनेसिस क्यू उसके शरीर के चारों ओर घूम गया, जिससे उसके पैरों के नीचे लाल बादल बन गया। वह शहर की दीवार के ऊपर तैरता हुआ क्यू युआन का सामना कर रहा था, जो भी अपनी जेनेसिस क्यू पर मध्य हवा में खड़ा था।
झो किंग ने नीचे देखा। नीचे चल रही लड़ाई उसकी आंखों में भर गई और उसकी मुठ्ठियां अनायास ही कस गईं। जब उसने फिर से क्यू युआन की ओर देखा तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी हिंसक रूप से उभर आया। झो किंग, इतनी जिद से संघर्ष क्यों कर रहे हो? जब से महान वू साम्राज्य की स्थापना हुई है तब से तुम्हारे महान झो साम्राज्य के अस्तित्व में बने रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ये हमेशा सिर्फ बेकार की यादें ही जगाता है। यदि तुम काफी चतुर होते तो तुम शाही वंश को छिपा देते और खुद को अपनी जान बचाने का मौका देते। लेकिन तुम्हें बस महान झो को मजबूत करने का सपना देखना था, एक ऐसा सपना जो निस्संदेह तुम्हारे खुद के विनाश का कारण बनेगा। क्या तुम्हारे जैसे नीच देशद्रोही को ऐसे शब्द बोलने का अधिकार है? झो किंग का स्वर एकदम बर्फ जैसा था। हे, सब कुछ विजेता द्वारा तय किया जाता है। अगर मैं आज जीतता हूं तो यह इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि मैंने क्यूई युआन ने स्वर्ग की इच्छा का पालन किया और एक बेकार राजा को खत्म कर दिया और झो की जगह क्यूई को स्थापित किया। क्यूई युआन जोर से हंसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे डर है कि आप में ये क्षमता नहीं है। झो किंग की आंखें स्टील की तरह सख्त हो गईं और उसने हिम्मत से हमला किया। एक मुट्ठी उड़ी, लाल लाल जेनेसिस क्यूई हवा में उड़ गई और एक क्रूर प्रहार सीधे क्यू युआन पर भेजा गया। क्यू युआन की आस्तीनें फड़फड़ाने लगीं जब पीले रंग की जेनेसिस क्यूई खुली। धातु की आवाज अंदर से गूंजी जब वह लाल लाल जेनेसिस क्यूई से टकराए। टकराना। जेनेसिस क्यूई के दो शक्तिशाली विस्फोट आपस में टकराए जिसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आघात तरंगों ने आसपास के वातावरण में तबाही मचा दी। हुन्फ, झो किंग, यदि तुम अपने चरम पर होते तो मैं तुम्हें दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब मैं मेरे खिलाफ क्या कर सकता हूं? तुम्हारी शक्ति में भारी गिरावट आए है। जब से राजा वू ने तुम्हारा हाथ काट दिया है तब से तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो। झो किंग भावशून्य था। जवाब देने के बजाय उसके हाथ ने एक पकड़ने वाली हरकत की और उसके भीतर एक लाल लाल भाला दिखाई दिया। यह उच्च स्तरीय ब्लैक जेनेसिस हथियार 9 लपटों वाला भाला था। क्यू युआन ने जब ये देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से एक गहरे सुनहरे रंग की तलवार मंगवाई। तलवार पर रोशनी चमक रही थी जो एक उच्च स्तरीय ब्लैक जेनेसिस हथियार भी था। क्यू युआन आज की लड़ाई के लिए स्पष्ट रूप से पूरी तरह तैयार थी। उनकी निगाहें आपस में टकराईं और उनके मन में हत्या की भावनाएं फूट पड़ीं। स्विश, दो आकृतियां उछली और हवा में टकरा गईं। उत्तरी शहर का द्वार। अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ वांग चाओटिन अपने जेनेसिस क्यूई पर आकाश में खड़ा था। उसके मुंह के कोने एक उपहासपूर्ण मुस्कान बनाने के लिए उठे जब उसने झो युआन को देखा जो शहर की दीवार के ऊपर था। क्या वास्तव में ग्रेट झो में कोई और नहीं बचा है? ये सोचना कि वे वास्तव में शहर की रक्षा के लिए एक छोटे से बदमाश को भेजेंगे। झो युआन की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह वांग चाओटियान को घूर रहा था और बोला, मैंने सुना है कि तुम महान झो के मंत्री हुआ करते थे। तुम्हारे नए स्वामी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? वांग चाओटियन की आंखों के कोने हल्के से फड़कने लगे और उसके चेहरे पर मुस्कान बदसूरत हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। जैसे ही उसने झो युआन को देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम झो युआन हो, है ना? ग्रेट झो का राजकुमार जो पवित्र ड्रैगन के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। वांग चाओटियन की भयानक निगाहें झो युआन पर टिकी रहीं और उसने एक अजीब सी हंसी निकाली। दुर्भाग्य से ये पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद केवल एक दुल्हन के दहेज के रूप में समाप्त हो गया। इस तरह आप कोई पवित्र ड्रैगन नहीं है बल्कि एक नकली अपन ड्रैगन है। हालांकि वांग चाओटियन के उपहास के सामने झो युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नकली ड्रैगन है या अपन ड्रैगन, फिर भी यह मरे हुए आदमी से बेहतर है। वांग चाओटियन के मुंह के कोनों से उपहास की भावना उभरी। इतने सालों में ये पहली बार है कि मैंने किसी क्यूई पोषण करने वाले बच्चे का सामना किया है जो वास्तव में मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मानते हो कि तुम ही वह चुने हुए पवित्र ड्रैगन हो। ठीक है, मैं तुम्हें आज वास्तविकता की क्रूरता समझाऊंगा, तुम भ्रमित अज्ञानी बदमाश। जैसे ही वांग चाओटियन का अंतिम शब्द धीमा हुआ, उसके सिर के ऊपर से गहरे नीले रंग की उत्पत्ति क्यूई निकली जो एक नीले तूफान की तरह उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी, जबकि एक खतरनाक दबाव धीरे धीरे फैल गया। शहर पर हमला करो। जैसे ही उसने यह आदेश दिया, नीचे की सेना तुरंत शहर की दीवारों की ओर बढ़ चली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महामहिम की रक्षा करो। झो युआन के पास खड़े 3 स्वर्ग द्वार विशेषज्ञ जल्दी से चिल्लाए। हालांकि झो युआन ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। आप लोग शहर की दीवारों की रखवाली करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी उन पर न चढ़ पाए। जहां तक उसका सवाल है, मैं उससे निपट लूंगा। तीनों हेवन गेट विशेषज्ञ कुछ हिचकिचाहट में थे, लेकिन अंततः उन्होंने सिर हिला दिया। वे जानते थे कि वे तीनों मिलकर भी वांग चाओटियन की बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि झो युआन जैसा क्यूई पोषण मंच एक अल्फा मूल विशेषज्ञ से कैसे लड़ने जा रहा है। वांग चाओटियन के हाथ उसकी छाती पर क्रॉस किए हुए थे और वह झो युआन को खिलौना आंखों से घूर रहा था।
वह भी इस बारे में बहुत उत्सुक था कि ग्रेट जोऊ का राजकुमार, जिसके पास कभी पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद था, क्या करने जा रहा था। अनेक लोगों की निगाहों के सामने जोऊ युआन ने धीरे से चांदी की अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। एक पल में जोऊ युआन ने महसूस किया कि पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया है। अंगूठी से एक गर्म एहसास बाहर निकला और सीधे उसकी भौहों के बीच की जगह में जा पहुंचा। प्रहार प्रहार, उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांपने लगी। लगभग तुरंत बाद जोऊ युआन से एक अदृश्य नारी अचानक फूट पड़ी, जिससे पास के 3 स्वर्गद्वार विशेषज्ञ पीछे की ओर लड़खड़ा गए। जोऊ युआन की भौहों के बीच रोशनी बेतहाशा टिमटिमा रही थी। कोई भी व्यक्ति अंदर से एक आकृति को उभरता हुआ देख सकता था, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी, भ्रम से भौतिक में परिवर्तित हो रही थी। अपनी आत्मा के साधना स्तर को बलपूर्वक बढ़ाना। वांग चाओटियन की भौहें थोड़ी ऊपर उठी क्योंकि उसने जोऊ युआन की आत्मा से अचानक शक्ति का विस्फोट महसूस किया। हालांकि यह सच था कि आत्मा के अद्भुत उपयोग थे, लेकिन यह इस तरह के सीधे टकराव में उतना उपयोगी नहीं था। वांग चाओटियन ने उदासीनता से कहा, अगर यह आपका तुरुप का पत्ता है, तो मुझे डर है कि आप आज निश्चित रूप से मर जाएंगे। जोऊ युआन ने सिर्फ एक ठंडी नजर से जवाब दिया, एक भी शब्द नहीं कहा। उसके हाथ ने कमर पर यूनिवर्स बैग को थपथपाया और प्रकाश की एक चांदी की गेंद बाहर निकल आई। इसके बाद उसका हाथ आगे बढ़ा और गेंद में प्रवेश कर गया। सिल्वर शैडो सक्रिय करें। इन बर्फीले शब्दों के चलते चांदी की गेंद तुरंत पिघल गई। चांदी का तरल पदार्थ तेजी से बह निकला, कुछ ही सांसों में जोऊ युआन के पूरे शरीर को ढक लिया। अब हैरान कर देने वाली निगाहों के सामने जोऊ युआन के शरीर पर मौजूद चांदी का तरल पदार्थ चांदी के युद्ध कवच में तब्दील हो गया और एक रक्तपिपासु आभा धीरे धीरे फैल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 104 सिल्वर शैडो की शक्ति। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C104 सिल्वर शैडो की शक्ति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शहर की दीवारों के ऊपर चांदी के कवच में प्रकट हुई आकृति से एक रक्तपिपासु आभा उभरी, जिसने असंख्य लोगों की दृष्टि को आश्चर्यचकित कर दिया। धीरे धीरे वांग चाओटियन के चेहरे पर दिखावटी उपहास इस पल में कठोर हो गया। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी, क्योंकि वह जोऊ युआन में बदल चुके चांदी के आकार को घूर रहा था। पूर्व में एक आभा महसूस हो रही थी जो वास्तव में उसे धमकी देने में सक्षम थी। वांग चाओटियन की आंखों के कोने फड़क उठे और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम में कुछ क्षमता तो है ही। हालांकि वह नहीं जानता था कि चांदी के कवच की आकृति इतनी खतरनाक भावना क्यों पैदा करेगी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके दिल में किसी भी प्रकार की अवमानना रखने की हिम्मत नहीं थी। चांदी के कवच वाली आकृति की आंखें खुली, जिससे उसके भीतर घूमती चांदी की रोशनी का पता चला। अगले ही पल उसका पैर अचानक नीचे की ओर बढ़ा। टकराना। शहर की दीवार एक पल के लिए हिल गई जब वह आकृति चांदी की रोशनी में बदल गई। एक चांदी की मुट्ठी वांग चाओटियन की ओर उड़ी, उसके रास्ते में हवा तेजी से उड़ गई। जोऊ युआन का हमला बिजली की तरह तेज था, जिससे एक पल के लिए वांग चाओटियन का दिल भी कांप उठा। लेकिन आखिरकार वह एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ था और उसने जल्दी से अपना हाथ घुमाकर जवाब दिया, एक जबरदस्त हथेली का वार किया। झनकार, मुट्ठी और हथेलियां टकराईं, जिसके बाद एक स्पष्ट खनक की आवाज आई। हवा में लहरें फैल गईं, क्योंकि दोनों आकृतियां पीछे की ओर झटके से गिरी और कई कदम पीछे हटने को मजबूर हुई। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के साथ आमने सामने की टक्कर में थोड़ी सी भी असुविधा का सामना न करने से जोऊ युआन का दिल सदमे से थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसके तुरंत बाद एक सुखद आश्चर्य की लहर दौड़ गई। दीवारों के ऊपर खड़े सैनिकों ने जब जोऊ युआन का अप्रत्याशित प्रभुत्व देखा तो वे तुरंत जयकार करने लगे, जिससे कुछ समय के लिए उनका मनोबल बढ़ गया। इन जयकारों से वांग चाओटियन का चेहरा और भी उग्र हो गया। उसने चांदी के कवच वाले व्यक्ति को विषैले भाव से देखा और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे जैसा शक्तिशाली अल्फा ओरिजिन तुम्हारे जैसे छोटे से बदमाश से निपटने में सक्षम नहीं होगा। सियान पवन स्वर्गीय दीपक क्यूई। वांग चाओटियन की धीमी दहाड़ के बाद उसके शरीर से गहरे नीले रंग की जेनेसिस क्यू फूट पड़ी। एक नीले तूफान की तरह क्यू उसके शरीर के चारों ओर चीखने लगी। उछलती हुई जेनेसिस क्यू अनगिनत हवा के ब्लेड की तरह थी, जो किसी भी चीज को चीरकर रख देने के लिए पर्याप्त थी। वांग चाओटियन की आंखों में भाव गहरे और ठंडे थे। अपनी हथेली को घुमाते ही गहरे नीले रंग की जेनेसिस क्यूई उसके हाथ में आधे फीट लंबी हवा की ब्लेड में बदल गई, ब्लेड जो बेजोड़ तेज थी। सियान ब्लेड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग चाओटियन की आस्तीन झटके से हवा के झोंकों के साथ आगे बढ़ी। वे हवा में तेजी से उड़ते हुए चालाक कोनों पर जोऊ युआन पर क्रूरतापूर्वक हमला कर रहे थे। जोऊ युआन ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसके क्यूई निवास में ओमनी पायथन क्यूई अचानक से फूट पड़ा। धमाका। जोऊ युआन के शरीर से गहरे सुनहरे रंग की जेनेसिस क्यूई बह निकली।
जब ये सिल्वर शैडो के संपर्क में आए तो झो युआन ने महसूस किया कि जेनेसिस क्यूई की शक्ति तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि इसे किसी तरह के बल द्वारा बढ़ाया गया हो। भनभनाना। गहरे सोने की उत्पत्ति क्यूई चांदी के कवच की आकृति से बाहर निकली, जो गहरे सोने के बादल की तरह शानदार थी। ये सिल्वर शैडो तो पागलपन है। ये सोचना भी मुश्किल है कि यह जेनेसिस क्यूई की शक्ति को बढ़ाने में भी सक्षम है। झो युआन अपने दिल में टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। सिल्वर शैडो की क्षमता का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद ही उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह युद्ध कठपुतली कितनी महान थी। कठपुतली और मानव के बीच का सम्मिलन एकदम सही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जेनेसिस क्यूई या जेनेसिस तकनीक थी, सिल्वर शैडो के माध्यम से सब कुछ बहुत बढ़ जाएगा। सिल्वर शैडो की प्रवर्धन शक्तियों के साथ झो युआन की मूल क्यूई पोषण स्तर उत्पत्ति क्यूई अब अल्फा मूल विशेषज्ञ की तुलना में कमजोर नहीं थी। टूट जाओ। झो युआन की आंखों में उत्साह की चमक थी, क्योंकि उसे वह अपार शक्ति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने चकमा देने का कोई संकेत नहीं दिखाया और इसके बजाय एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ हवा के ब्लेड को पकड़ रहे थे। चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, झो युआन द्वारा पकड़ी गई सियान पवन ब्लेड भागने में असमर्थ थी। झो युआन ने अचानक अपनी पकड़ की ताकत बढ़ा दी, क्योंकि गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई बाहर निकल आए। झो युआन द्वारा सियान पवन ब्लेड को सीधे टुकड़ों में कुचलने पर चटकने की आवाजें सुनाई दी। क्या तुम सिर्फ इतना ही करने में सक्षम हो? झो युआन की ठंडी आवाज सुनाई दी जब उसने वांग चाओटियन की ओर देखा। वांग चाओटियन का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन झो युआन के शरीर से निकलने वाली गहरे सुनहरे रंग की जेनेसिस क्यूई ने उसके दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर दिया। आखिर इस लड़के ने किस तरह की जेनेसिस क्यूई विकसित की है? ये ग्रेट झो शाही कबीले की फ्लेम थंडर क्यूई नहीं लगती। वांग चाओटियन की आंखों में अनिश्चितता के भाव अनिश्चित रूप से बदल रहे थे। जैसा कि कहावत है, बिना दिए प्राप्त करना अच्छा नहीं होता। आपको भी मेरी जेनेसिस क्यूई का स्वाद लेना चाहिए। झो युआन मुक्का मारते हुए दिल खोलकर हंसा। सम्राट एक्सट्रीम सील। झो युआन की वर्तमान स्थिति में सम्राट एक्सट्रीम सील की शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। कोई केवल ये देख सकता था कि कैसे गहरे सोने की उत्पत्ति क्यूई तेजी से एक साथ इकट्ठा हुई। 1 दर्जन फीट लंबी गहरे सोने की रोशनी की मुट्ठी में बदल गई, जो बेरहमी से एक लहर की तरह आगे की ओर टूट पड़ी। ये हल्की मुट्ठी बेजोड़ थी। इसके रास्ते में हवा फट जाती थी और जहां भी यह गुजरती थी, अंतरिक्ष भी लहरों की तरह हिलने लगता था। वांग चाओटियन के चेहरे पर गहरे सुनहरे रंग की मुट्ठी आते ही भाव बदल गए। जाहिर है कि उसे एहसास हो गया था कि मुट्ठी कितनी शक्तिशाली है। उसने 1 सेकंड भी देरी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी 5 उंगलियां पंजे का रूप ले चुकी थीं और भयंकर रूप से नीचे की ओर फट रही थीं। ब्लैक जेनेसिस तकनीक डिप विंड क्लॉ। चीख। उसके सामने की जगह पर सियान के निशान उभर आए थे। इस हमले की तीव्रता इतनी तीव्र थी कि पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो सकता था। गड़गड़ाहट। हालांकि सियान पवन पंजा गहरे सुनहरे प्रकाश मुट्ठी को फाड़ने में असमर्थ था और इसके बजाय बाद में बिखर गया। अंत में गहरे सुनहरे प्रकाश मुट्ठी वांग चाओटियन की ओर टूट पड़ी। वांग चाओटियन ने जल्दी से घने सियान क्यूई का एक बादल थूक दिया। तभी वह गहरे सुनहरे प्रकाश वाली मुट्ठी को रोकने में सक्षम हो सका। धप धप। यद्यपि वह उसे रोकने में कामयाब रहा था, लेकिन हल्की मुट्ठी बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गया तथा उसके शरीर में क्यूई और रक्त हिंसक रूप से घूमने लगा। क्या दबंग जेनेसिस क्यूई है? वांग चाओटियन की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसने जो जेनेसिस क्यूई विकसित की थी वह ग्रेड 4 थी, लेकिन उसकी यह ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई भी गहरे सुनहरे जेनेसिस क्यूई को रोकने में असमर्थ थी। ये स्पष्ट था कि उनके प्रतिद्वंद्वी की जेनेसिस क्यूई उनकी ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई से अधिक उच्च रैंक वाली थी। झो युआन को भी अपनी बढ़त का एहसास हो गया था। दबंग ओमनी पायथन क्यूई साधारण ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई से कहीं बेहतर था। इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया और एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा। इस प्रकार वांग चाओटियन पर हमलों की बौछार शुरू हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग चाओटियन की हत्या करने की इच्छा खत्म हो गई। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अब वह जेनेसिस क्यू को रोक नहीं पाया। वह सियान लाइट की चमक में बदल गया और चांदी की आकृति के साथ बिजली की गति से वार करना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। दोनों देशों के प्रत्येक हमले से पहाड़ टूट सकते थे या जमीन 2 भागों में बंट सकती थी, जबकि भूकंप के बाद आने वाले झटकों से आसपास के क्षेत्र में विनाश हो सकता था। जब भीषण युद्ध चल रहा था, विश्वासघाती वांग चाओटियन झो युआन का ध्यान भटकाने के लिए लगातार ताना मार रहा था। बेटे, अगर तुम मुझे रोकने में सक्षम हो तो क्या हुआ? तुम्हारे पक्ष में अभी भी एक अल्फा ओरिजिन कम है और वह दक्षिण पश्चिम द्वार निश्चित रूप से जल्द ही गिर जाएगा। दक्षिण पश्चिम द्वार एकमात्र ऐसा स्थान था जिसकी सुरक्षा अल्फा ओरिजिन स्तर द्वारा नहीं की जाती थी। झो युआन की भौहें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि दक्षिण पश्चिम द्वार वास्तव में उनकी सबसे कमजोर कड़ी थी,
लेकिन वह ये भी समझता था कि ग्रेट झोउ की शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति में से कोई भी इस समय खुद को मुक्त नहीं कर सकता था। उनके पास दक्षिण पश्चिम द्वार पर आगे बढ़ने में यथासंभव देरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे उम्मीद है कि कप्तान लू और बाकी खिलाड़ी थोड़ी देर और टिके रहेंगे, झोउ युआन ने अपने दिल में सोचा, क्योंकि उसके हमले और भी अधिक क्रूर हो गए थे। उसकी आंखों में हत्या की भावना उभर रही थी, क्योंकि वह एक बार फिर वांग चाओटियन की ओर बढ़ रहा था। दक्षिण पश्चिम द्वार अन्य द्वारों की तुलना में यहां लड़ाई व्यावहारिक रूप से एक तरफा थी। लिन नियान नामक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के नेतृत्व में बचाव करने वाले ग्रेट झोउ सैनिकों को भयानक नुकसान उठाना पड़ा। लू तेशान और अन्य स्वर्ग द्वार विशेषज्ञों के हताश प्रयास भी लिन नियान को रोकने में असफल रहे। इसके बजाय इसका परिणाम ये हुआ कि लिन नियान और अधिक क्रोधित होता गया। इस प्रकार लिन नियान ने अचानक हमला किया। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई ने लू तेशान और बाकी लोगों को तुरंत तितर बितर कर दिया। लिन नियान आगे बढ़ा और स्वर्ग द्वार के विशेषज्ञों में से एक के सामने आया। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर थी और एक हथेली नीचे की ओर झपटी। धमाका! हेवन गेट विशेषज्ञ का सिर कुचला गया, ताजा खून बह रहा था और उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। बूढ़े लू तेशान की आंखें क्रोध से फटने लगी जब उसने ये देखा। स्वर्ग द्वार विशेषज्ञ उसका पुराना दोस्त था। उसे एक साथ रोको! लू तेशान चिल्लाया जब वह और अन्य स्वर्ग द्वार विशेषज्ञ एक बार फिर आगे बढ़े। अब उन्माद की स्थिति में वे लिन नियान को रोकने का प्रयास कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर लिन नियान को शहर के द्वार को तोड़ने की अनुमति दी गई तो ग्रेट झोउ शहर की स्थिति कितनी खराब हो जाएगी। हालांकि उनके प्रयास व्यावहारिक रूप से निरर्थक थे। लिन नियान ने पूर्ण लाभ बनाए रखा और शहर के द्वार पर हमला करना भी शुरू कर दिया। दक्षिण पश्चिम द्वार तेजी से संकट की स्थिति में पहुंच रहा था। असंख्य सैनिकों की आंखों में निराशा छाने लगी। इसी निराशाजनक क्षण में हरे और सफेद कपड़े पहने एक दुबली पतली लड़की फुर्ती से शहर की दीवार पर कूद पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें अजय लिन नियान पर टिकी थी। उसका हाथ धीरे धीरे कस रहा था और वह धीमी आवाज में बोल रही थी, जिसे केवल वही सुन सकती थी। यांगमिंग, मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। कृपया मेरी मदद करें। मैं इस स्थान की रक्षा में महामहिम की मदद करना चाहता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 105 उस हड़ताल के पीछे की भावनाएं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C105 उस हड़ताल के पीछे की भावनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्षिण पश्चिम द्वार। खून की गंध से भरी हवा में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शहर की दीवारों के ऊपर लिन नियान के शरीर के चारों ओर मजबूत जेनेसिस क्यूई उमड़ पड़ी। उसके हर हमले में ऐसी अत्याचारी शक्ति थी जो धरती को चीर सकती थी। लू तेशान और कई स्वर्ग द्वार विशेषज्ञों ने पूर्व को घेर लिया। मौत से बेखौफ वे लगातार उस पर हमला करते रहे, लगातार उसे रोकने की कोशिश करते रहे ताकि वह खुद को मुक्त न कर सके और शहर के द्वार पर हमला न कर सके। हालांकि अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ को इतनी आसानी से नहीं रोका जा सका। 7 स्वर्ग द्वार विशेषज्ञों में से एक की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल थे। बाकी सभी के शव खून से लथपथ थे, जिससे वे बेहद दयनीय दिखाई दे रहे थे। कोई भी देख सकता था कि लू तेशान और बाकी लोग जल्द ही पराजित हो जाएंगे। ये दृश्य दोनों पक्षों के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की नजर में भी आया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दक्षिण पश्चिमी द्वार गिरने वाला है। वांग चाओटियन लगातार झोउ युआन से लड़ते हुए ताना मार रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके शब्द झोउ युआन की एकाग्रता को प्रभावित करेंगे। हालांकि इस तरह के तरीकों का झोउ युआन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसके हमले और भी सटीक हो गए। हालांकि वह जानता था कि दक्षिण पश्चिम द्वार वास्तव में एक कमजोर बिंदु था, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति ने ऐसा बना दिया था कि उनमें से कोई भी थोड़ा सा भी ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने सामने के प्रतिद्वंद्वी को जितनी जल्दी हो सके खत्म करके ही वे स्थिति को पलटने में सक्षम हो सकते थे। मुझे जल्दी से खत्म करने की योजना बना रहे हो? ये कैसा अहंकार है मूर्ख लड़के। वांग चाओटियन भी झोउ युआन के इरादों को भांपने में सक्षम था और जवाब में केवल हंसा। उसके जैसा चालाक बूढ़ा लोमड़ी स्वाभाविक रूप से झोउ युआन से सीधे नहीं टकराएगा और इसके बजाय युद्ध की एक भटकती हुई शैली को चुनेगा, जाहिर तौर पर झोउ युआन को विलंबित करने के इरादे से, ताकि लिन नियान को दक्षिण पश्चिम द्वार तोड़ने का समय मिल जाए। एक बार ऐसा होने पर ग्रेट झोउ के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ निश्चित रूप से घबराने लगेंगे। झोउ युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने कोई चिंता नहीं दिखाई, जबकि उसके हमले लगातार घातक होते जा रहे थे। ... धमाका! बरसेक जेनेसिस क्यूई दक्षिण पश्चिमी गेट के ऊपर फैल गया, जिससे लू तेशान और बाकी लोग पीछे की ओर उछल गए। वे शहर की दीवार से टकरा गए और उनमें से प्रत्येक ने मुंह भर खून उगल दिया। उनके चारों ओर की जेनेसिस क्यू तरंगें कमजोर हो गई थीं, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उन सभी को गंभीर चोटें आई थीं।
इस युद्ध के मैदान के बाहर शहर के सैनिकों के चेहरों पर खौफ की लहर दौड़ गई जब उन्होंने अजय लिन नियान की ओर देखा। यहां तक कि स्वर्ग द्वार के विशेषज्ञ भी उसे रोकने में असमर्थ थे, उनके जैसे साधारण सैनिक केवल उसके खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। लू तयेशान की आंखों में एक निर्णायक भाव झलक उठा और वह बोला, मेरे साथियों, महामहिम ने हमेशा हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने देश का बदला अपने शरीर से चुकाएं। स्वर्ग द्वार के अन्य विशेषज्ञों ने जब ये सुना तो उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया, उनकी आंखों में संकल्प उमड़ आया। वे लिन नियान को विलंबित करेंगे, भले ही उन्हें अपनी मृत्यु तक लड़ना पड़े। इस प्रकार उन असंख्य निगाहों के ध्यान में आकर लू टाइशान और बाकी लोग लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए और फिर से आगे बढ़ने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन नियान अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। उसने लू तेशान और बाकी लोगों की तरफ उदासीनता से देखा और अपना सिर हिलाया। बेपरवाह मूर्खों, तुम में से सिर्फ कुछ लोगों के साथ मुझे रोकने की कोशिश करना सिर्फ ख्वाहिशमंदी है। लू तेशान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मुस्कुराया। भले ही हम मर जाएं, हम उन गद्दारों से बेहतर हैं जिन्होंने उस समय आत्मसमर्पण कर दिया था और पक्ष बदल लिया था। लिन नियान की आंखें ठंडी हो गईं, उनके भीतर जानलेवा इरादे उमड़ रहे थे क्योंकि वह लू तयेशान को घूर रहा था और ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो। मुझे देखने दो कि क्या मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को इंच इंच करके कुचल सकता हूं। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई अचानक उसके शरीर से तूफान की तरह फूट पड़ी, जिससे नीचे की ईंटों पर दरारें पड़ गईं। स्वूश, वह आगे बढ़ा और एक छाया में तब्दील होकर लू तयेशान की ओर बढ़ा। उसे रोको, अन्य स्वर्ग द्वार विशेषज्ञों ने दहाड़ते हुए कहा। जेनेसिस क्यूई ने लिन नियान पर भयंकर हमले किए। धप। हालांकि जेनेसिस क्यूई ने लिन नियान के शरीर से बाहर निकलकर उन्हें उड़ा दिया, जबकि उसका आकार एक झटके में लू तेशान के सामने प्रकट हुआ। लिन नियान का हाथ एक बाज के पंजे की तरह आगे बढ़ा, लू तेशान का गला पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे हवा में उठा लिया। लू नियान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और लू तयेशान को घूरते हुए कहा, ऐसी दयनीय ताकत के साथ कठोर अभिनय। लू तेशान की आंखों में सिर्फ तिरस्कार ही झलक रहा था, उनमें डर का जरा भी अंश नहीं दिख रहा था। आसपास के अनगिनत सैनिकों की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने ये देखा और वे चीखते हुए लिन नियान की ओर बढ़े। हालांकि लिन नियान के शरीर से जेनेसिस क्यू फिर से स्पंदित हुई और उन्हें तूफान की तरह उड़ा दिया। मुझे वास्तव में तुम्हारी आंखों में वह भाव पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें बस मरना होगा। चिंता मत करो, तुम्हारा स्वामी बहुत जल्द तुम्हारे साथ आएगा। लिन नियान की आंखों में हत्या की भावना उमड़ पड़ी, उसके हाथ में जेनेसिस क्यू लू तयेशान के सिर को कुचलने की तैयारी कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे रिहा कर देता। हालांकि जैसे ही वह लू तयेशान को मारने वाला था, खून से लथपथ शहर की दीवारों से अचानक एक बर्फीली आवाज गूंजी। लिन नियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर झुकाया और पास की शहर की दीवारों के ऊपर हरे और सफेद कपड़े पहने एक लड़की को देखा। वह सभी बिखरे हुए खून के बीच में खड़ी थी, उसकी उन चमकदार आंखों में एक खास तीक्ष्णता थी जब वह उसे घूर रही थी। तुम ही बोल रही हो। लिन नियान ने सू युवेई को कुछ दिलचस्पी से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी जब वे उसके खूबसूरत शरीर को ऊपर नीचे घुमा रही थीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी है छोटी लड़की। बस ऐसा हुआ कि मेरे पास लाड़ प्यार करने के लिए कोई रखेल नहीं है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। लू तयेशान ने जब सू युवेई को आते देखा तो वह हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, जल्दी से चले जाओ मिस सू। सू युवेई जो युआन की दोस्त थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास केवल क्यूई पोषण चरण की ताकत थी। वह यहाँ किसी काम की नहीं होगी और केवल व्यर्थ में अपनी जान गंवा देगी। हालांकि सू युवेई का सुंदर चेहरा शांत था, उसकी चमकदार आंखें शांत झील की तरह थी क्योंकि वह चुपचाप लिन नियान को देख रही थी। अचानक एक मुस्कान धीरे धीरे चेहरे पर फैल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह मुस्कान 100 फूलों के एक साथ खिलने के समान थी, एक सुंदर और मार्मिक दृश्य। कुछ समय के लिए शहर की दीवारों पर चमकीला लाल खून भी थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। लिन नियान ने उसकी मुस्कान को देखते हुए अपने होंठ चाटे। उसकी आंखों में वासना और पाने की इच्छा उभर रही थी। उसे सुंदरियां बहुत पसंद थीं, लेकिन जिन सुंदरियों का उसने वर्षों तक आनंद लिया था वे इस लड़की के सामने तुरंत ही फीकी पड़ गईं। यह अंतर दिखावे में नहीं बल्कि उपस्थिति में था। तुम मेरी हो, लिन नियान ने ऐसे कहा जैसे कि यह सबसे पूर्ण सत्य हो। हालांकि लड़की की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने बस अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली के बीच से एक हल्की चमक उभरी और एक तलवार की आकृति धीरे धीरे दिखाई दी जो काले और सफेद रंग की चमक दे रही थी। तलवार की आकृति सू युवेई के हाथ में हल्के से कांपने लगी, जैसे तलवार की आवाज गूंजी हो। यंग। शुरू में तलवार की धीमी आवाज अचानक पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद सू युवेई के शरीर से एक अवर्णनीय घातक तलवार की आभा फूट पड़ी। लिन नियान की पुतलियां तुरंत कस गईं क्योंकि उसका पैर बीच में ही रुक गया। सू युवेई को देखते ही उसकी आंखों में हैरानी भर गई।
वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यूई पोषण करने वाली स्टेजगर्ल के शरीर से ऐसी आश्चर्यजनक तलवार की आभा कैसे निकल सकती है। एक तलवार जैसी आभा जो उसके जैसे किसी व्यक्ति को भी गहराई से डराती थी। सु यूवेई ने उन असंख्य निगाहों को अनदेखा कर दिया जो उस पर टिकी हुई थी। उसका हर एक तंतु पूरी तरह से अपने हाथ में काले और सफेद तलवार की आकृति को कसकर पकड़ने पर केंद्रित था। अगले ही पल वह अचानक हिल गई। तलवार लिन नियान की ओर इशारा करते हुए उसने हल्के से वार किया। जैसे ही उसने वार किया, काली और सफेद तलवार क्यू शहर की दीवारों के ऊपर आकाश में फैल गई। तेजी से आती काली और सफेद तलवार क्यूई ने लिन नियान के शरीर के सारे बाल खड़े कर दिए और उसकी आंखों में खौफ उभर आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने शरीर में मौजूद सारी जेनेसिस क्यूई को बाहर निकाल लिया। जोरदार जेनेसिस क्यूई तेजी से उसके चारों ओर अंडे की तरह लिपट गई। काली और सफेद तलवार नीचे उतरी और जेनेसिस क्यूई कफन को छूते हुए अचानक एक झटके के साथ गायब हो गई। काली और सफेद तलवार शीघ्रता से आए और उससे भी शीघ्रता से गायब हो गई। वह इस दुनिया से लुप्त होने से पहले केवल कुछ सांसें ही जीवित रहा था। अनगिनत निगाहें लिन नियान पर टिकी थीं। उसका जेनेसिस क्यूई कफन अभी भी उसके चारों ओर घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लिन नियान की आंखें कुछ देर तक सोच में डूबी रहीं, पूरी तरह से अनिश्चित। हालांकि उसने अंत में जेनेसिस क्यूई कफन को नहीं हटाया क्योंकि उसने ठंडेपन से सु यूवेई को देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने मूल रूप से तुम्हारे जैसे सुंदर फूल को कुचलने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन तुम मुझे एक असहज भावना देते हो। हालांकि मैं अभी भी तुम्हारी लाश के साथ अच्छा समय बिता सकता हूं। जैसे ही उसके शब्द धीमे हुए, वह चलने के लिए तैयार हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ये ठीक उसी क्षण था जब उसे अचानक उन लोगों की निगाहों में एक अजीब सा भाव महसूस हुआ जो उसे देख रहे थे। अचानक उसकी भौहों के बीच से तरल पदार्थ गिरा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके अंदर सदमा और भय की लहर दौड़ गई क्योंकि उस तरल पदार्थ की पहचान गर्म ताज़ा खून से हुई थी। लिन नियान ने भयभीत होकर कहा, तुमने क्या किया? लिन नियान के सिर के ऊपर से जमीन तक एक रक्त लाल रेखा के रूप में ताज़ा रक्त बहने लगा। काली और सफेद तलवार धीरे धीरे सु यूवेई के हाथ से गायब हो गई। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले और एक धीमी आवाज गूंजी, ऐसा लगता है कि आप दक्षिण पश्चिम द्वार को पार नहीं कर पाएंगे। लिन नियान के सामने का दृश्य धीरे धीरे गहरा होता गया। उसकी आंखों में अंत तक अविश्वास की झलक थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ी लड़की तलवार से इतना भयानक हमला कर सकती है। आखिर तलवार के उस हमले ने उसकी सुरक्षा को कैसे तोड़ दिया? लिन नियान के शरीर के चारों ओर उमड़ती हुई जोरदार जेनेसिस क्यूई इस पल में पूरी तरह से गायब हो गई। आतंक और सदमे से भरी अनगिनत निगाहों के सामने उसका शरीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया। दोनों हिस्सों से धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए ताज़ा खून बेतहाशा बह निकला। मृत्यु पर्यंत भी उनके चेहरे पर असमंजस की स्थिति बनी रही। इस समय दक्षिण पश्चिम द्वार के आसपास सन्नाटा छा गया। सन्नाटे के बीच सु यूवेई की आकृति एक बैठने की मुद्रा में सिमट गई। उसके शरीर के अंदर की कमजोरी उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना रही थी। उसकी मुट्ठी कांपने लगी और उसके लाल छोटे से मुंह पर एक खुशी की लकीर उभर आई। यांगमिंग, धन्यवाद। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। उसके किक निवास में काले और सफेद तलवार की आकृति क्षण भर के लिए हिली, फिर धीरे धीरे धुंधली हो गई क्योंकि उससे निकलने वाली चमक धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसने अपना सिर उठाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह शहर के द्वार की ओर देखने लगी जहां झोउ युआन खड़ा था। महाराज, मैंने इस शहर के द्वार की सुरक्षा में आपकी मदद की है। जैसे ही उसकी धीमी आवाज धीमी हुई, उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक अंधकार में डूब गया। दक्षिण पश्चिम गेट पर हुई अप्रत्याशित घटनाओं ने दोनों पक्षों के विशेषज्ञों को चौंका दिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लिन नियान एक क्यूई नरिशिंग स्टेज गर्ल के हाथों मर जाएगी। हालांकि महान क्यूई के विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग को हिला देने वाले तलवार के वार के बाद लड़की ने होश खो दिया था, जिससे वह दूसरा वार करने में असमर्थ हो गई थी। झोउ युआन की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति मौजूद थी जब उसने दक्षिण पश्चिम गेट की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, धन्यवाद यूवेई। यदि सु यूवेई ने कार्रवाई नहीं की होती तो ग्रेट झोउ को निश्चित रूप से और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ती। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी सारी भावनाओं को नियंत्रित किया क्योंकि उसकी आंखें एक प्राचीन अथाह कुएं के समान होने लगीं। जैसे ही उसने वांग चाओटियन के चेहरे पर हैरान भाव को देखा, उसका हाथ एक बढ़ते हुए स्वर्गीय युआन ब्रश के चारों ओर लिपटा हुआ था। इसकी तीखी भाले जैसी नोक धीरे धीरे वांग चाओटियन की ओर इशारा कर रही थी। झोउ युआन की आंखों में हत्या का इरादा लगभग छलक रहा था। अब जब उसे दक्षिण पश्चिम द्वार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, तो वह आखिरकार अपना पूरा ध्यान यहां लगा सकता था। तुम्हें खेलना पसंद है ना? फिर आगे जो मजा होगा उसका इंतजार करो। मुझे तो बस यही डर है कि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन।
उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 106 झोउ युआन ने अल्फा ओरिजिन को मार डाला। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआर ड्रैगन प्रिंस युआन झोउ युआन ने एक अल्फा ओरिजिन को मार डाला। अपने ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर देखें कि हमारे पास कौन सी व्यक्तिकृत सामग्री है। अपने ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर देखें कि हमारे पास कौन सी व्यक्तिकृत सामग्री है। डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झोउ युआन की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी जब उसने स्वर्गीय युआन ब्रश को पकड़ लिया। जब उसने इसे वांग चाओटियन की ओर इशारा किया तो इसकी बर्फ जैसी सफेद नोक तेजी से चमक उठी। वांग चाओटियन ने झोउ युआन की हत्या की मंशा को महसूस किया और ठंडी सांस ली। घमंडी बदमाश, मैं पहले तो बस समय की कमी बता रहा था। चूंकि तुम जल्दी से जल्दी मरना चाहते हो, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। उसके शब्द फीके पड़ते ही उसके हाथ ने एक लंबी नस पकड़ ली। जेनेसिस क्यूई के स्पंदन के साथ नस रहस्यमय पैटर्न से ढक गई। ये स्पष्ट रूप से एक ब्लैक जेनेसिस हथियार था। इस फरसे को हाथ में लेकर वांग चाओटियान की आभा तेजी से बढ़ी और वह अद्वितीय रूप से दुर्जय हो गया। हालांकि झोउ युआन अविचल था। उसके शरीर को ढंके चांदी के कवच ने ऐसा बना दिया था कि कोई भी उसके चेहरे पर भाव नहीं देख सकता था। केवल एक चीज जो दिखाई दे रही थी वह थी उसकी आंखें, जो लगातार ठंडी होती जा रही थीं। गहरे सुनहरे रंग की जेनेसिस क्यू उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी और उसके भीतर से एक हल्की सी दहाड़ गूंज रही थी। स्विश! अगले ही पल झोउ युआन का शरीर आगे की ओर बढ़ा। स्वर्गीय युआन ब्रश हवा में छेद करते हुए पीछे एक निशान छोड़ गया। बिजली की तरह तेजी से ये वांग चाओटियन की ओर बढ़ा, क्योंकि गहरे सुनहरे जेनेसिस क्यू ने आसपास की हवा को हिला दिया। वांग चाओटियन ने ठंडी सांस ली। जेनेसिस क्यू ही उसके हाथ में मौजूद हलबट के चारों ओर संघनित हो गई, क्योंकि यह आने वाले स्वर्गीय युआन ब्रश से सीधे टकराए। खनक खनक झाड़ियां और परशु आपस में टकराए। चिंगारी एक आघात तरंग के रूप में उड़ी, जिसे भूकंप के केंद्र से नंगी आंखों से देखा जा सकता था। कुछ ही सांसों के अंतराल में दोनों ने एक दूसरे पर एक दर्जन से अधिक वार किए। प्रत्येक वार निर्दयतापूर्वक दूसरे के घातक स्थानों पर निशाना साधकर किया गया। हालांकि जैसे जैसे भीषण युद्ध जारी रहा, वांग चाओटियन का चेहरा और भी उदास होता गया। उसे एहसास होने लगा था कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ भी अभी भी बढ़त हासिल करने में असमर्थ है। आखिर यह चांदी का कवच क्या है? यह एक क्यूई पोषण करने वाले बच्चे को अल्फा ओरिजिन से मुकाबला करने की अनुमति कैसे दे सकता है? वांग चाओटियन का दिल क्रोध से उबल रहा था। झनकार, ब्रश और हालबट फिर से टकराए। अचानक झोउ युआन की आंखों में चांदी की रोशनी चमक उठी और स्वर्गीय युआन ब्रश की नोक पर एक गहरे हरे रंग की आभा इकट्ठी हो गई। आभा आधे फुट लंबी थी और स्पंदित होने पर हवा को चीरती हुई लग रही थी। ये गहरी हरी आभा और फ्लेयर तकनीक थी। चांदी के कवच की प्रवर्धन शक्तियों के साथ और फ्लेयर तकनीक ने अब गहरा हरा रंग ले लिया था और यह और भी अधिक केंद्रित हो गई थी, जिससे ये कई रक्षात्मक परतों को भेदने में सक्षम हो गई थी। एक झटके के साथ आधा फुट लंबी गहरी हरी आभा ब्रश की नोक से उड़ गई और एक नीले प्रकाश की चमक में परिवर्तित हो गई, जो खतरनाक गति से वांग चाओटियान की ओर बढ़ी। इस समय वांग चाओटियान के सारे बाल खड़े हो गए, उसकी आंखें चमक उठी और वह हौंफते हुए बोला, और फ्लेयर तकनीक। ये स्वाभाविक ही था कि उसने इसे पहचाना। और फ्लेयर तकनीक क्यू युआन को महान वू साम्राज्य द्वारा दी गई थी, लेकिन ये झोउ युआन के हाथों में क्यों आए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग चाओटियन ने जरा भी धीमा होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह ऑराफ्लेयर तकनीक की विनाशकारी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझता था। अगर कोई उसके जैसे किसी व्यक्ति पर भी वार करता तो यह आसानी से उसमें छेद कर देता। ब्लैक जेनेसिस तकनीक सियान डिपा हरिकेन। वांग चाओटियन के हाथ में लगा परशु अचानक सियान रंग के प्रभामंडल की तरह घूमने लगा। जेनेसिस क्यूई घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्यूई का सियान रंग का बवंडर बन रहा हो। जो कुछ भी अंदर जाता वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। पच गहरे हरे रंग की क्यूई सियान प्रभामंडल में प्रवेश कर गई। टकराना। जैसे जैसे सायन बवंडर धीरे धीरे खत्म होता गया, वैसे वैसे बरसेक ऊर्जा बाहर की ओर फैलती गई, जबकि हालबट वांग चाओटियन के पास वापस आ गया। हालांकि अब उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से उदास हो गई थी। उसकी छाती पर एक खूनी घाव दिखाई दिया था, जो स्पष्ट रूप से ऑराफ्लेयर तकनीक द्वारा छोड़ा गया था। हालांकि यह कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपना सारा सम्मान खो दिया हो। झोउ युआन की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक क्यूई नरसिंह बदमाश मुझे इतना आगे धकेल देगा। वांग चाओटियान के हाथ में रखा परशु जमीन पर जोर से टकराया, जिससे आसपास की हवा में एक आघात तरंग उत्पन्न हुई, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हालांकि अब ये सब खत्म होने का समय आ गया है। जिस क्षण ये शब्द उसके मुंह से निकले, सियान जेनेसिस क्यू अचानक वांग चाओटियन के शरीर के अंदर से सियान के तूफान की तरह बाहर निकल आया और एक अत्यंत मजबूत दबाव ने उस क्षेत्र को ढक लिया।
सियान जेनेसिस क्यू ने आसपास की जेनेसिस क्यू को तेजी से वांग चाओटियन के पैरों की ओर खींच लिया, जिससे 100 फीट ऊंचा सियान बवंडर बन गया। सायन रंग का बवंडर सायन ड्रैगन की तरह दहाड़ रहा था, जिससे भीतर की ऊर्जाएं भयभीत हो रही थीं। वांग चाओतियान सियान तूफान के ऊपर मृत्यु के देवता की तरह खड़ा था तथा जीवन और मृत्यु पर परम शक्ति का प्रयोग कर रहा था। कोई भी ये बता सकता था कि यह अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ अब खिलवाड़ नहीं कर रहा था। जो किंग और क्यू युआन की लड़ाई मुख्य शहर की दीवार के ऊपर भड़की, उनकी शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई ने जमीन को भी हिला दिया। जो किंग, लगता है तुम्हारे उस लाडले बेटे ने वांग चाओटियन को नाराज कर दिया है। लगता है आज तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। क्यू युआन ने दूर से एक जगह की ओर नजर घुमाए और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में मुस्कुराया। मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि वांग चाओटियन ने एक बार इसी तकनीक से एक अल्फा ओरिजिन प्रतिद्वंद्वी को मार दिया था। जो किंग की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। वह भी समझ सकता था कि वांग चाओटियन की तकनीक कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन वह इस मोह पर विचलित नहीं हो सकता था। वह केवल इतना कर सकता था कि उसे भरोसा था कि झो युआन के पास खुद का बचाव करने का एक तरीका है। पूरे इलाके में तूफानी हवाएं चल रही थीं, क्योंकि सियान रंग का तूफान एक भयंकर ड्रैगन की तरह विनाशकारी चीख निकाल रहा था। अंदर की उन्मत्त शक्ति पहाड़ों को चीरने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित वैयक्तिकृत सामग्री सब एक ही स्थान पर। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित वैयक्तिकृत सामग्री सब एक ही स्थान पर। डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग चाओटियन के कपड़े उसके चारों ओर फड़फड़ा रहे थे। उसकी ठंडी निगाहें झो युआन पर टिकी हुई थीं। एक सेकंड बाद हमने उसकी आस्तीन को हिलाया, तभी एक भयानक आवाज गूंजी, सियान विंड हेवनली डिपक्यू ग्रेट सियान टोर्नेडो। गड़गड़ाहट। सायन तूफान बहुत तेजी से नीचे आया, तेज गति से घूमता हुआ और गरजने जैसा तेज, जिससे यह व्यावहारिक रूप से अपरिहार्य हो गया। अगर यह अंदर चला जाता तो अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। जैसे ही झो युआन की आंखों में सियान बवंडर प्रतिबिंबित हुआ, वह महसूस कर सकता था कि वांग चाओटियन की यह हत्या की चाल कितनी अत्याचारी थी। बाद वाला स्पष्ट रूप से धैर्य खो चुका था और इस चाल के साथ युद्ध को समाप्त करने का इरादा रखता था। ऐसा हुआ कि मेरी भी यही राय है। झो युआन ने खुद से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद अचानक उसका पैर जमीन पर पड़ा और उसके सिर के ऊपर से गहरे सुनहरे रंग की जेनेसिस क्यूई बाहर निकली। जेनेसिस क्यूई आसमान में सुनहरे बादल की तरह छा गई और अंदर से फुफकारने की आवाज गूंजने लगी। मैं तुम्हें सबसे पहले मेरी ओमनीपायथन क्यूई का स्वाद चखाने दूंगा। झो युआन की आंखों में एक बर्फीली चमक उभरी। अपनी आस्तीन के झटके से गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई बेतहाशा इकट्ठा होने लगी। कुछ ही देर बाद सोने की रोशनी खिल उठी, जब एक विशाल गहरे सोने का अजगर गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई से बाहर उड़ गया। विशालकाय अजगर भ्रम और वास्तविकता के बीच झूलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ओमनी पायथन क्यू पायथन स्वर्ग को निगलता है। विशालकाय गहरे सुनहरे अजगर ने दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला। अजगर के मुंह में खाने की शक्ति थी। एक पल के लिए पूरे आसमान में अंधेरा छा गया, क्योंकि विनाशकारी सियान तूफान को एक ही घूंट में निगल लिया गया। जेनेसिस क्यूई को आकार देना। वांग चाओटियन ने जब जेनेसिस क्यूई से बने विशालकाय गहरे सुनहरे अजगर को देखा तो वह डरकर चिल्ला पड़ा। जेनेसिस क्यूई को एक रूप देना साधारण ग्रेड जेनेसिस क्यूई के लिए असंभव था। यहां तक कि सामान्य ग्रेड 5 जेनेसिस क्यू भी आसानी से यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। सायन तूफान को निगलने के बाद विशाल अजगर की नजर वांग चाओटियन की ओर मुड़ी। उसका विशाल मुंह एक बार फिर खुला, चूषण बल बाहर निकला और भयभीत वांग चाओटियन को एक ही घूंट में निगल लिया गया। बैंग बैंग। बरसेक जेनेसिस अजगर के शरीर के अंदर क्यूई तरंगे उभरने लगी, क्योंकि उसका शरीर फैलने और सिकुड़ने के बीच चक्रित हो रहा था। प्लॉप। अजगर ने अचानक अपना मुंह खोला और सियान रंग की रोशनी का एक बंडल थूक दिया। सियान रंग की रोशनी के भीतर वांग चाओटियन था। हालांकि उसका रंग अब मौत की तरह पीला पड़ गया था, जबकि उसके चारों ओर जेनेसिस क्यूई कमजोर ढंग से धड़क रहा था, जैसे कि बुझने वाला हो। इससे पहले जब वह विशालकाय गहरे सुनहरे अजगर के शरीर में निगल लिया गया था, तो वांग चाओटियन ये देखकर स्तब्ध रह गया था कि उसके शरीर में मौजूद जेनेसिस क्यूई तेजी से फैलने लगी थी। कुछ ही सांसों के अंतराल में उसकी लगभग सारी जेनेसिस क्यूई समाप्त हो गई थी। क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उसने भागने की पूरी कोशिश न की होती तो उसकी सारी जेनेसिस क्यूई अजगर द्वारा निगल ली गई होती। ये बदमाश बहुत अजीब है। मैं अब इससे सीधे तौर पर नहीं भिड़ सकता। मुझे बस उसे रोकने की जरूरत है। वांग चाओटियन का चेहरा पीला पड़ गया था और अब पहले जैसी क्रूरता का कोई निशान नहीं था। कई बार बातचीत करने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि झो युआन से इस हालत में निपटना कितना मुश्किल था। झो युआन हवा में खड़ा था, उसकी ठंडी आंखें चांदी के कवच के नीचे से वांग चाओटियन पर टिकी हुई थीं।
जैसे कि बाद वाले की योजना को भांपते हुए पूर्व की आंखों में उपहास की झलक दिखाई दी, जो अब एक मृत व्यक्ति को देखने वाली आंखों के समान थी। झोउ युआन की निगाहों के नीचे वांग चाओटियन के भीतर अचानक बेचैनी की भावना पैदा हो गई। ये वह क्षण था जब उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई थी। उसने पाया था कि उसके हाथों पर रक्त लाल रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो उसकी त्वचा के नीचे हिंसक रूप से घूम रही थीं। यह क्या है? वांग चाओतियान के चेहरे पर भय और निराशा का मिश्रण था, क्योंकि उसने रक्त लाल रेखाओं को बाहर निकालने के प्रयास में अपनी जेनेसिस क्यूई को जल्दी से प्रसारित किया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी जेनेसिस क्यूई को प्रसारित करना शुरू किया, अचानक रक्त लाल रेखाओं से एक भयावह चूषण बल फूट पड़ा। वांग चाओटियन का शरीर सिकुड़ने लगा, उसके शरीर का मांस तेजी से खतरनाक गति से सूखने लगा। यहां तक कि उसके शरीर के अंदर मौजूद जेनेसिस क्यूई भी खाया जा रहा था। आह! वांग चाओतियान के मुंह से भय की चीख निकल गई। हालांकि उसकी दयनीय चीखें बेकार थीं। कुछ ही सांसों के बाद वांग चाओटियन का शरीर इतनी तेजी से सूख गया कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। तभी उसकी चीखें बंद हुई। वांग चाओतियान की जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी, उसके सूखे चेहरे पर अभी भी भय छाया हुआ था। प्लॉप! उसका शरीर अचानक फट गया और उसके बाद एक दर्जन मोटे रक्त लाल धागे घूमने लगे। धागों से आक्रोश की एक तीव्र आभा धीरे धीरे निकल रही थी। यह ड्रैगन का आक्रोश विष था। झोउ युआन के ओमनी पायथन क्यू में ड्रैगन का आक्रोश जहर भी था। हालांकि वांग चाओटियन ने आखिरकार विशालकाय गहरे सुनहरे अजगर से मुक्त होने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन वह अजगर के शरीर के अंदर पहले से ही ड्रैगन के आक्रोश जहर से संक्रमित हो चुका था। सिल्वर शैडो की प्रवर्धन शक्ति से न केवल झोउ युआन की उत्पत्ति क्यूई मजबूत हुई थी, बल्कि उसके भीतर मौजूद ड्रैगन के आक्रोश के जहर को भी बढ़ावा मिला था। इस तरह संक्रमित होने के बाद वांग चाओटियन की मृत्यु अपरिहार्य थी। झोउ युआन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने दर्जनों रक्त लाल धागों को देखा। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और धागे धीरे धीरे बिखर गए। इस प्रकार वांग चाओतियान नामक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ का अब कोई पता नहीं था। शहर की दीवारों के ऊपर अपने युद्ध के मैदान के नीचे अनगिनत लोग इस दृश्य को देखकर अचंभित थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वांग चाओटियन अपने तुरुप के पत्ते को खोलने के कुछ ही पल बाद इस तरह से दयनीय तरीके से मर जाएगा। राजकुमार झोउ युआन, राजकुमार झोउ युआन। कुछ देर की शांति के बाद शहर की दीवारों से अचानक धरती हिला देने वाली जयकारे गूंजने लगे, क्योंकि महान झोउ सैनिकों का मनोबल चरम पर पहुंच गया था। इसके विपरीत महान क्यूई की ओर के सैनिकों में अराजकता फैलने लगी। दोनों पक्षों के अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ स्तब्ध थे, उनकी आंखें सदमे और भय से भरी हुई थीं। वे कभी कैसे सोच सकते थे कि समाप्त होने वाली पहली दो लड़ाइयां सबसे असंभव दो द्वार होंगी। इस समय दो अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ पहले से ही ग्रेट क्यूई के पक्ष में आ चुके थे। जीत का पलड़ा अब ग्रेट झोउ के पक्ष में झुकने लगा था। क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 107 सब खत्म हो गया। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C107 ये खत्म हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राजकुमार झोउ युआन, राजकुमार झोउ युआन। गगनभेदी जयकारे गूंजते रहे, जिससे महान झोउ का मनोबल बढ़ता गया। राजकुमार झोउ युआन ने एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ को मार डाला। इस नतीजे से सिर्फ सैनिक ही हैरान नहीं थे, वे कैंगलान और ब्लैक वेनम किंग भी हैरान और भ्रमित थे। वे सभी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि झोउ युआन कितना शक्तिशाली था। एक साधारण क्यूई पोषण मंच का अभ्यासी ऐसा कारनामा कैसे कर सकता था? हालांकि तथ्य उनकी आंखों के सामने थे। चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये वही क्षण था जब इन दो अल्फा मूल विशेषज्ञों के दिलों में झोउ युआन के प्रति सम्मान पैदा हुआ। वे अतीत में उसके प्रति विनम्र थे, मुख्यतः उसकी स्थिति के कारण, लेकिन झोउ युआन द्वारा एक अल्फा मूल विशेषज्ञ को मारने की उपलब्धि, जो उनके समान स्तर पर खड़ा था, ने उन्हें अनायास ही उसके प्रति सम्मान महसूस कराया। इस संसार में अपनी शक्ति ही सबसे अधिक विश्वसनीय है। ये सदमा कुछ समय तक रहा, फिर धीरे धीरे उनके दिल शांत हो गए। दो अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को खोने के बाद ग्रेट क्यूई के पास पहले जो लाभ था वह अब नहीं रहा। इसके अलावा महान क्यूई के सैनिक ही अकेले नहीं थे जिनका मनोबल गिरा था। यहां तक कि अभी भी संघर्ष कर रहे अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों की आंखें भी अब भ्रम और निश्चितता से भर गई थीं, जिससे उनकी गति कुछ हद तक कम हो गई थी, जिससे वे अब पहले जैसे क्रूर नहीं रहे। उन्हें एहसास होने लगा था कि कुछ गलत हो गया है। वे मूल रूप से दबंग तरीके से आए थे, 7 अल्फा मूल महान झोउ को कुचलने के लिए पर्याप्त से अधिक थे।
कौन सोच सकता था कि उनकी जानकारी इतनी गलत होगी। झोउ किन महान झोउ के पास एकमात्र अल्फा मूल नहीं था, बल्कि इसके बजाय 5 दिखाई दिए थे। हालांकि सबसे भयावह थे क्यूई नरिशिंग स्टेज गर्ल और झोउ युआन। ये दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से सबसे कमजोर थे, केवल 2 तुच्छ कीड़े थे जिनके पास उनसे लड़ने की योग्यता भी नहीं थी। और फिर भी ये दोनों घातक प्रहार करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दबंग तरीके से 2 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को मार डाला। घटनाओं के इस मोड़ ने स्वाभाविक रूप से ग्रेट क्यूई के पक्ष में बचे हुए अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को यह महसूस कराया कि चीजें बदतर होने जा रही हैं। इसलिए उन्होंने अपनी थोड़ी शक्ति को रोक लिया ताकि जरूरत पड़ने पर भागने की तैयारी कर सकें। हालांकि ये छोटा सा बदलाव उनके विरोधियों की नजरों से बच नहीं पाया। वेई कैंगलान और ब्लैक वेनम किन के हमले और भी भयंकर हो गए। वे ये सुनिश्चित करने पर आमादा थे कि दूसरा पक्ष खुद को मुक्त करने में असमर्थ हो जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ... ऐसा लगता है कि स्थिति वैसी नहीं हुई जैसी आपने उम्मीद की थी। मुख्य द्वार के ऊपर आकाश में झोउ किन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, जबकि वह और क्यू युआन तीव्रता से लड़ रहे थे। जेनेसिस क्यू हिंसक रूप से टकरा रहा था। क्यू युआन का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि घटनाएं इस तरह से सामने आएंगी। मूल रूप से उनके पक्ष में कुल 7 अल्फा ओरिजिन थे, एक ऐसी ताकत जिसे ग्रेट झोउ पर भारी पड़ना चाहिए था। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में 7 में से 2 मारे जाएंगे। झोउ युआन वास्तव में दुर्भाग्य लाने वाला है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उससे छुटकारा पाने का अवसर पहले ही खोज लेता। क्यू युआन ने अफसोस में अपने दांत पीस लिए। आखिरकार उसे एक सच्चाई का एहसास होने लगा था। जब से झोउ युआन ने ग्रेट झोउ इंस्टीट्यूट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, तब से धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। चाहे वह ग्रेट झोउ इंस्टीट्यूट को प्राप्त करने की उसकी चाल की विफलता हो, झोउ युआन की वेई कैंगलान को शाही गुट के पक्ष में लाने में सफलता हो, या फिर रहस्यमय ग्रेड 4 जेनेसिस रूल में पारंगत लड़की और विशालकाय जेनेसिस जानवर, ये सभी घटनाएं किसी न किसी तरह झोउ युआन से जुड़ी हुई थीं। मूलतः पतन की ओर अग्रसर शाही वंश 1 वर्ष से भी कम समय में पुनः सशक्त हो गया। जब क्यू युआन ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि झोउ युआन के कारण सब कुछ बदल गया था। गड़गड़ाहट। जब क्यू युआन अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उग्र और हिंसक जेनेसिस क्यूई की एक गेंद आग के गोले की तरह उसकी ओर टूट पड़ी, जिससे उसने झट से जेनेसिस क्यूई का एक मुंह थूक दिया। टक्कर के केंद्र से एक लहर निकली जिसने उसके शरीर को उड़ा दिया। क्यू युआन, जब मैं यहाँ हूं तो तुमने विचलित होने की हिम्मत की। झोउ किन ने 9 लपटों वाला भाला लहराया। उसकी डरावनी निगाहें क्यू युआन पर टिकी थीं। क्यू युआन का चेहरा उदास हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, ज्यादा खुश मत हो झोउ किन, तुम्हारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। झोउ किन ने ठहाका लगाया। उसने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुकाया। तभी उसने देखा कि झोउ युआन चांदी की चमक में बदल गया था और वांग चाओटियन को मारने के बाद दूसरे गेट की ओर बढ़ रहा था। क्यू युआन ने भी ये देखा। उसका चेहरा तुरंत और भी बदसूरत हो गया। झोउ युआन इस समय एकमात्र व्यक्ति था जो अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह वह जिस भी युद्ध क्षेत्र में जाता, वहां जल्द ही हार होती। विद्रोही, पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। झोउ किन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। बिना किसी और बात के उसके हमले अचानक तेज हो गए और वे आसमान को कवर करते हुए नीचे उतरे और क्यू युआन को अपने आगोश में ले लिया। ... वांग चाओटियन को मारने के बाद झोउ युआन की भौहों के बीच से चुभने वाले दर्द की लहरें उठीं। इस दर्द ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी आत्मा बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है और वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। मुझे इस अवसर का उपयोग अपने लाभ को बढ़ाने के लिए करना होगा। सही मायने में उलटफेर करने के लिए कम से कम एक और अल्फा ओरिजिन को मारना होगा। झोउ युआन की नजर अन्य अल्फा ओरिजिन युद्ध क्षेत्रों की ओर गई। 5 युद्ध क्षेत्रों में से गतिरोध के सबसे करीब वे वेई कैंगलान और ब्लैक वेनम किन के थे। इसके विपरीत याओ याओ और टुनटुन को सबसे आसान समय मिल रहा था। विशेष रूप से टुनटुन भारी था। उसके प्रतिद्वंद्वी की कोई भी जेनेसिस क्यूई खाली गई, जिससे बाद वाला बेहद दयनीय स्थिति में था। उसे झोउ युआन ने तुरंत अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ को चुना जिसे टुनटुन ने ऐसी दयनीय स्थिति में धकेल दिया था। इस समय उसे जो करना था वह था तीसरे अल्फा ओरिजिन को जल्द से जल्द खत्म करना, जैसे कि मौजूदा संतुलन को पूरी तरह से नष्ट करना। जैसे ही वह आगे बढ़ा, चांदी की रोशनी चमक उठी। ... धमाका धमाका। बर्फीले जेनेसिस क्यू के एक के बाद एक खंभे आसमान में चमकते रहे, यहां तक कि आसपास की हवा को भी जमा देते थे और जहां भी गुजरते थे वहां बर्फ के निशान छोड़ जाते थे। हालांकि टुनटुन ने न तो बहुत ठंडी जेनेसिस क्यूई से परहेज किया और न ही पीछे हट गया। उसने बस अपना बड़ा मुंह खोला और अपनी नाक से धुंध निकालने से पहले सब कुछ निगल लिया। धमाका। ये किस तरह का जेनेसिस बीस्ट है? टुनटुन से लड़ने वाला अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ चिंतित और भयभीत दोनों था। उसकी जेनेसिस क्यू इस स्वभाव से ठंडी थी, इतनी ठंडी कि समुद्र का पानी जम जाए।
फिर भी टुनटुन द्वारा खाए जाने के बाद वाला कम से कम प्रभावित नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि उसका शरीर कितना अत्याचारी था। बर्फीली जेनेसिस क्यूई को निगलने के बाद टुनटुन एक चमकीली रोशनी में बदल गया और आगे की ओर बढ़ा। काली रोशनी से भरे पंजे ने अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ पर क्रूरतापूर्वक वार किया। पटचल पंजे के निशान हवा में रह गए, जबकि टुनटुन के पंजों के चारों ओर घूमती काली रोशनी से एक आश्चर्यजनक खतरनाक आभा फैल गई। अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ पहले ही टुनटुन के पंजों की घातकता का अनुभव कर चुका था और स्वाभाविक रूप से वह उसका सामना नहीं करना चाहता था। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसके साथ सीधे टकराव में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्विश। हालांकि जैसे ही अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ की आकृति हिली, उसके पीछे अचानक चांदी की रोशनी की एक चमक दिखाई दी। अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ डर और चिंता से भर गया। उसकी आंखें एक तरफ घूम गईं। उसके पीछे चांदी के कवच की आकृति को देखकर वह तुरंत डर गया। हालांकि झोउ युआन इतना विनम्र नहीं था कि अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दे। स्वर्गीय युआन ब्रश के एक झटके के साथ इसकी नोक से एक गहरी हरी आभा निकली, एक ऐसी आभा जो बेजोड़ थी। ऑरा फ्लेयर तकनीक। ब्रश की नोक प्रकाश की चमक में बदल गई क्योंकि यह बेरहमी से अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ की पीठ पर प्रहार कर रही थी। जोरदार जेनेसिस क्यूई ने इसके चारों ओर चक्कर लगाया, जिससे हमले की भयावहता बढ़ गई। भयभीत अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ ने तुरंत अपनी हथेली को पीछे की ओर घुमाया। बर्फ नीली जेनेसिस क्यूई उसकी हथेली के केंद्र में इकट्ठा हो गई और बर्फ के क्रिस्टल की एक परत में बदल गई, जिसने जल्दी ही उसके पूरे हाथ को ढक लिया। पच। हालांकि बर्फ के क्रिस्टल तुरंत ही सिकुड़कर बिखर गए। गहरे हरे रंग की आभा बर्फ के क्रिस्टल में घुस गई और अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के हाथ में घुस गई। आह! अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के मुंह से एक दयनीय चीख निकली। उसके हाथ से ताजा खून बह रहा था और उसका दुखी शरीर जल्दी से पीछे हट गया। गर्जन। लेकिन इस समय अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के पीछे एक बहुत बड़ी छाया दिखाई दी। एक विशाल मुंह नीचे उतरा, जैसे कि वह पूरी धरती को निगल सकता था। अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ को एक ही घूंट में निगल गया। टुनटुन लाल लाल जेनेसिस क्यू पर खड़ा था। उसके विशाल शरीर से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट निकल रही थी, मानो उसके अंदर एक पागल अंतिम प्रतिरोध हो रहा हो। हालांकि प्रतिरोध लंबे समय तक नहीं चला और धीरे धीरे खत्म हो गया। टुनटुन ने अपना पेट थपथपाया और उसने संतुष्ट होकर डकार ली। झोउ युआन के मुंह के कोने फड़कने लगे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे टुनटुन खा न सके। यहां तक कि अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के पास भी उसके पेट में जाने के बाद कोई मौका नहीं था। कितना भयानक पेट है, झोउ युआन ने विलाप किया। हालांकि उन्होंने अंततः एक और अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ को हटा दिया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और वह क्यू युआन की दिशा में देख रहा था। इस क्षण समग्र युद्ध में महान क्यूई का लाभ समाप्त हो गया था। ये भी कहा जा सकता है कि यह युद्ध खत्म हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 108 राजा वू का शाही फरमान। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C108 राजा वू का शाही फरमान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संतुलन अंततः तीसरे अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ की मृत्यु से टूट गया, जो क्रमशः झोउ युआन और टुनटुन के हाथों और मुंह से हुआ। क्यूई युआन के अलावा ग्रेट क्यूई के शेष 3 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों के हाव भाव बदल गए। अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि वे तेजी से पीछे हट गए। 3 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों के पीछे हटने के बाद ग्रेट क्यूई का आक्रमण तुरंत ही ध्वस्त हो गया। सैनिकों के विशाल समूह अपने माता पिता के लिए रो रहे थे और पागलों की तरह भाग रहे थे। केवल भगवान ही जानता था कि भगदड़ में कितने लोग कुचले गए। संपूर्ण महान क्यूई का मनोबल पूरी तरह नष्ट हो गया था। धमाका। झोउ किंग और क्यू युआन एक बार फिर भिड़ गए। दोनों ने 1 दर्जन कदम पीछे हटे। क्यू युआन का चेहरा थकान से लाल हो गया। उसने अपनी ढहती सेना को देखा और तुरंत अपने गले में हल्की मिठास महसूस की, जिससे उसे लगभग खून की उल्टी होने लगी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मूलतः अनुकूल परिस्थिति ऐसी विपत्ति में बदल जाएगी। क्यू युआन, ये पहले ही खत्म हो चुका है। हमें वापस चले जाना चाहिए। झाओ तियानलुन और अन्य 2 बचे हुए अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ क्यू युआन के पीछे दिखाई दिए। उनकी अभिव्यक्ति काफी बदसूरत थी। जीत पहले से ही ग्रेट झोउ की ओर झुकने लगी थी। क्यू युआन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने झोउ की जगह क्यू को लाने के लिए इतने सालों तक साजिश रची थी। हालांकि ये कई साल अब धुएं में चले गए थे और आज के बाद ग्रेट झोउ में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। दूर, झोउ किंग ने 9 लपटों वाले भाले को हवा में लहराते हुए डरावने अंदाज में कहा, हुन्फ, आज तुम विद्रोहियों के लिए बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। वे कैंगलांग, ब्लैक वेनम किंग, चांदी के कवच वाले झोउ युआन और टुनटुन उसके पीछे इकट्ठे हो गए थे। उनकी नजरें क्यू युआन के समूह पर टिकी हुई थीं।
क्यू युआन का चेहरा विकृत हो गया और उसने जवाब दिया, झू किंग इतना खुश मत हो, यह अभी भी निश्चित नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, क्यू युआन ने एक हाथ पकड़ा और अचानक उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकली। जैसे ही सुनहरी रोशनी बही, अंदर से एक बेहद आश्चर्यजनक दबाव फैल गया। ये दबाव विशाल और असीम था, मानो ये किसी राजा का आभामंडल हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबने उस ओर देखा और देखा कि सुनहरे प्रकाश में एक स्क्रॉल पड़ा है। झाओ तियानलुन और बाकी लोग अचंभित रह गए और अनायास ही चिल्ला उठे, ये राजा वू का शाही फरमान है। स्क्रॉल में जो उपस्थिति थी वह उनके लिए बहुत जानी पहचानी थी। ये वही उपस्थिति थी जो महान वू साम्राज्य के राजा वू की थी। क्या तुम्हारे पास वास्तव में राजा वू का शाही फरमान है? झाओ तियानलुन की आंखें क्यू युआन को देखकर ईर्ष्या से भर गई थीं। राजा वू का शाही फरमान कोई साधारण शाही फरमान नहीं था। एक तरह से कहें तो ये राजा वू का ही प्रतिनिधित्व करता था। इसकी सबसे असाधारण विशेषता ये थी कि यह एक जेनेसिस खजाना भी था जिसे राजा वू की इच्छा और महान वू साम्राज्य के आशीर्वाद से भरा गया था। यहाँ तक कि महान वू साम्राज्य के कई सैन्य नेताओं और महान मंत्रियों को भी इसे धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा वू के शाही फरमान में राजा वू के एक ऐसे अवतार को बुलाने की क्षमता थी जिसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। इसलिए राजा वू का शाही फरमान बेहद कीमती था और इसे बनाना बेहद मुश्किल था। महान वू साम्राज्य में भी किसी के पास ऐसा फरमान मिलना दुर्लभ था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्यू युआन के पास वास्तव में एक होगा। क्यू युआन के हाथ में सुनहरे शाही फरमान से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जैसे किसी राजा की आभा बाहर की ओर फैल रही हो, जिससे सभी को अनायास ही घुटने टेकने का मन हो रहा था। हालांकि झो किन की आंखों में एक ठंडी ठंडक दिखाई दी जब उसने सुनहरे शाही फरमान को देखा। क्या क्यू युआन ने राजा वू के शाही फरमान को दिखाने के लिए ग्रेट झो के पास लाया था? झो किंग, मैं शुरू में इस खजाने का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जब यह नौबत आ गई है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्यू युआन ने दांत पीसते हुए कहा। राजा वू का शाही फरमान एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी जो जल्द ही गायब हो जाएगी। इसलिए क्यू युआन इसका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में करेगा। क्यू युआन के चेहरे पर अचानक उपहास उभर आया जब उसने झो किंग को देखा। झो किंग, जब तुम राजा वू से हार गए थे तब तुम्हारे दिल में एक छाया रह गई थी और उसने तुम्हारा एक हाथ ले लिया था, जिससे तुम्हारी ताकत कम हो गई थी, जो अब तक कभी नहीं सुधरी है। आज मैं तुम्हें मारने के लिए राजा वू के प्रक्षेपण का उपयोग करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि राजा वू की तुलना में तुम कितने बेकार हो, क्योंकि वह एक सच्चा राजा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यू युआन जोर से हंसा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में मौजूद सुनहरा स्क्रॉल खुल गया। हजारों सुनहरी किरणें तुरंत बाहर निकलीं, जैसे कि अंदर से एक धुंधली मानव आकृति उभरी हो। मानव आकृति बहुत धुंधली थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी शाही सिंहासन पर बैठा है। ऊपर से नीचे देखते समय उसकी आंखें गरिमा से भरी हुई थीं। जो कोई भी उसकी नजर से मिलता, वह राजा की आभा से अचंभित हो जाता। स्वर्णिम आकृति का सबसे चौंकाने वाला पहलू उसकी उत्पत्ति क्यूई तरंगें थीं, जो तरंगें अल्फा उत्पत्ति चरण की 5वीं परत तक पहुंच गई थीं। उपस्थित सभी व्यक्तियों में से केवल झो किंग और क्यू युआन ही अल्फा ओरिजिन चरण की 3री परत तक पहुंच पाए थे, जबकि बाकी सभी लोग 2 परत के स्तर पर थे। 5 परत वाली अल्फा ओरिजिन स्पष्ट रूप से यहां सभी को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। सिंहासन पर रखी स्वर्ण आकृति स्पष्ट रूप से एक प्रक्षेपण मात्र थी, फिर भी इसने पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित कर दी। क्या वह राजा वू है? झो युआन ने भी उस सुनहरे रंग की आकृति को देखा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई थीं और उसकी आंखों में बर्फ की तरह ठंडक बह रही थी। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे कई साल पहले उस ठंडे एटले पर बिठाया था और उसका पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद चुरा लिया था। उसी व्यक्ति ने ड्रैगन के आक्रोश को अपने शरीर में सील कर दिया था, जिससे ड्रैगन का आक्रोश जहर बन गया था। राजा वो जुबान। झो युआन के सामने झो किंग का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में खून की नसें पागलों की तरह चढ़ गईं। उसकी अविचल निगाहें सुनहरे आकार पर टिकी रहीं। उस समय उसने ग्रेट झो शहर के बाहर राजा वू से लड़ाई की थी, एक हाथ खो दिया था और यहां तक कि अपने बेटे का आशीर्वाद चोरी होते हुए भी खुद देखा था। ये दृश्य एक बार फिर उसकी यादों की गहराई से उभर आए थे, अभी भी उतने ही रक्तरंजित और हड्डियों तक पहुंच जाने वाले दर्दनाक दृश्य जितने उस दिन थे। झो किंग की वर्तमान उपस्थिति को देखकर क्यू युआन की आंखों में एक प्रसन्नता भरी झलक उभरी। एक क्रूर मुस्कान और सुनहरे शाही फरमान के साथ सुनहरा व्यक्ति धीरे धीरे सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से आश्चर्यजनक उत्पत्ति क्यूई तरंगे फूट पड़ी, जिससे स्वर्ग भी हिल गया। झो युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। 5 परत अल्फा मूल की शक्ति एक बार फिर स्थिति को उलटने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने वेई कैंगलान और बाकी लोगों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हम एक साथ हमला करेंगे। इस शाही फरमान की शक्ति मजबूत हो सकती है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाकी लोगों ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
उनमें से कोई भी संभवतः मारा जाएगा यदि वे अकेले 5 परत वाले अल्फा ओरिजिन चरण के प्रतिद्वंद्वी का सामना करें। हालांकि जैसे ही जेनेसिस क्यू ने उनके चारों ओर बढ़ना शुरू किया, झोउ किंग जो सबसे आगे था ने अचानक उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। महाराज, वेई कैंगलान ने असमंजस में झोउ किंग की ओर देखा। झोउ युआन ने भी देखा। झोउ किंग ने अपने हाथ से लाल रंग के 9 लपटों वाले भाले को कसकर पकड़ रखा था, जबकि उसका शरीर कांप रहा था। सुनहरे रंग की आकृति को देखते हुए उसकी आंखों में रक्त की लाल नसें उभर आई थीं। कुछ क्षण बाद उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली, मैं उससे निपट लूंगा। ये सुनते ही वेई कैंगलान के हाव भाव तुरंत बदल गए और वह ये कहे बिना न रह सका, महाराज कृपया लापरवाही न बरतें। वह शाही फरमान वाली सुनहरी आकृति 5 परत वाली अल्फा ओरिजिन अवस्था की साधना है। वर्तमान झोउ किंग केवल तीसरी परत अल्फा मूल चरण में था। झोउ युआन की अभिव्यक्ति अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव भरी थी। झोउ किंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया और झोउ युआन की ओर देखा। बोलते समय उसकी आवाज अभी भी भारी थी। उस समय की हार ने मेरे दिल पर एक छाया छोड़ दी, जिससे मेरी ताकत में भारी गिरावट आए और उस दिन से मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। मुझे स्वयं इस पर काबू पाना होगा, अन्यथा मैं कभी भी आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाऊंगा। झोउ युआन की नाक अचानक थोड़ी खट्टी हो गई जब उसने झोउ किंग की लाल आंखों को देखा। इस समय वह कैसे नहीं समझ पाया कि झोउ किंग इतने सालों से उस छाया में रह रहा था। क्या शाही फरमान की सुनहरी आकृति का दिखना झोउ किंग के लिए एक मौका नहीं था? हालांकि यह मौका विफल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो झोउ किंग कभी भी उस छाया से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये निर्णय लेने के लिए कितने साहस की आवश्यकता थी। झोउ किंग की आंखों में अचानक गर्मजोशी उभर आए जब उसने झोउ युआन को देखा। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधों को धीरे से थपथपाया और कहा, उस समय तुम्हारी रक्षा न कर पाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं उसे इस बार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। एक पिता के रूप में यह उनका अंतिम गौरव था। ये शब्द कहने के बाद झोउ किंग ने और देर नहीं की। 9 लपटों वाले भाले को हल्के से हिलाते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने राजा वू की सुनहरी आकृति पर भाला तान दिया। आओ वू जुवान पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 109 छाया का नाश। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C109 छाया को नष्ट करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झोउ किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे ही लाल लाल भाला सुनहरे रंग की आकृति की ओर इशारा करता है। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी, जैसे कि कोई भी उसे उसके दिल में छोड़ी गई छाया को नष्ट करने से नहीं रोक सकता। झोउ किंग, आह झोउ किंग, ऐसा लगता है कि जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेते तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। क्यू युआन ने एक भयावह हंसी निकाली। उसकी आंखें उपहास से भर गईं जब उसने देखा कि झोउ किंग अकेले राजा वू के प्रक्षेपण को लेने जा रहा था। यदि आप अपने चरम पर होते तो यह शाही फरमान वाली सुनहरी आकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन वर्तमान आप तो मात्र तीसरी परत के अल्फा मूल हैं, फिर भी आप इतने अहंकारी होने का साहस करते हैं। झोउ किंग ने क्यू युआन के उपहास को नजरअंदाज कर दिया। झोउ किंग की नजर धुंधली सुनहरी आकृति पर इतनी कसकर चिपकी हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई और दुश्मन उसकी नजर में आ ही नहीं सकता। चूंकि तुम मृत्यु चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्यू युआन ठहाके लगाकर हंसा। झोउ किंग को सख्त व्यवहार करते देखकर बहुत खुश हुआ। अगर झोउ किंग मारा गया तो फिर से फायदा उनका हो जाएगा। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए क्यू युआन ने स्वर्णिम शाही आदेश को हिलाया। आश्चर्यजनक उत्पत्ति क्यू स्वर्ण आकृति से विस्फोटित हुई, जिससे यह और भी अधिक भयावह हो गई। झोउ किंग के भाले का निचला हिस्सा जमीन पर जा लगा। उसके लाल लाल जेनेसिस क्यूई में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और वह उसके सिर के ऊपर से निकल गई। धमाका। लाल लाल जेनेसिस क्यूई की 100 फीट लंबी धारा बह निकली और सीधे सुनहरे राजा वू प्रक्षेपण की ओर बढ़ गई। जेनेसिस क्यूई झुलसाने वाली और हिंसक थी, जिसने आसपास की हवा को भी जला दिया। हालांकि राजा वू का प्रक्षेपण भी नहीं हिला। इसके बजाय यह आगे की ओर उछला और एक मुक्का सीधे लाल लाल धारा में जा लगा। टकराना। उन्मत्त जेनेसिस क्यूई मुक्का लगने से उड़ गई, जिससे लाल लाल धारा टूटकर गिर गई। इस राजा वू प्रक्षेपण की शक्ति किसी भी तीसरी परत अल्फा मूल को पराजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। झोउ युआन और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, जिससे उनकी आंखों में चिंता उभर आई। गड़गड़ाहट। राजा वू का प्रक्षेपण बिजली की गति से आगे बढ़ा और असंख्य मूर्ति छवियों ने झोउ किंग को निगलना शुरू कर दिया। झोउ किंग पीछे नहीं हटा, उसने बल का मुकाबला बल से करने का विकल्प चुना। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि 1 दर्जन राउंड के बाद नतीजा ये हुआ कि वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह के कोने पर खून दिखाई दिया, जो इस बात का सबूत था कि पिछली झड़पों में उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। मुझे डर है कि झोउ किंग पागल हो गया है। क्यू युआन ठंडी हंसी हंसा।
तीसरी परत के अल्फा ओरिजिन का पांचवी परत के अल्फा ओरिजिन से सीधे भिड़ना वाकई पागलपन था। उसके बगल में झाओ तियानलुन तिकड़ी ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि झोउ किन को सुनहरे राजा वो प्रक्षेपण द्वारा ट्रिगर किया गया था, जिससे वह सभी तर्क खो बैठा था। दोनों आकृतियां आसमान में एक दूसरे पर वार करती रहीं। झोउ किन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कितना पराजित हो रहा है। वह लगातार आगे बढ़ता रहा और राजावू प्रक्षेपण का सामना करता रहा। धप धप हवा में दबी हुई आवाजें गूंज उठीं, जो झोउ किन के शरीर पर राजावू की मुट्ठियों के प्रहार से उत्पन्न हुई थीं। दरार झोउ युआन की आंखें आसमान में हो रही लड़ाई पर लगी हुई थीं, मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि चटकने की आवाजें निकल रही थीं। कुछ मिनटों के बाद राजावू का प्रक्षेपण व्यावहारिक रूप से अक्षुण्ण था, जबकि झोउ किन का शरीर अब असाधारण रूप से दयनीय दिखाई दे रहा था। उसका अकेला हाथ उसके भाले को पकड़ रहा था और उसके शरीर से ताजा खून टपक रहा था। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद उसके हाथ में 9 ज्वालाओं वाला भाला नहीं कांपा, क्योंकि उसे धीरे धीरे उठाया गया था। यह एक दुखद किंतु गंभीर दृश्य था। हालांकि झोउ युआन और बाकी लोग जानते थे कि जिसे झोउ किन चुनौती दे रहा था, वह उसके सामने खड़ा सुनहरा राजावू का प्रक्षेपण नहीं था, बल्कि वह छाया थी जो उसके दिल में तब अंकित हो गई थी जब राजावू ने कई साल पहले उसका एक हथियार ले लिया था। ताज़ा खून लंबे लाल भाले से बह निकला जब झोउ किन ने राजावू के प्रक्षेपण को देखा और कर्कश आवाज में कहा, आना। क्यू युआन का चेहरा कुछ उदास हो गया। झोउ किन की दृढ़ता ने उसे थोड़ा असहज कर दिया, इसलिए उसने तुरंत एक डरावनी आवाज में कहा, ठीक है, चूंकि वह मरना चाहता है, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। इतने लंबे समय तक राजावू की छाया में रहना उसके लिए थका देने वाला रहा है। उसके हाथ में रखा सुनहरा शाही फरमान झटके से हिल गया। राजावू प्रक्षेपण एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई उसके पीछे इकट्ठा होने लगी थी। जैसे ही सुनहरी रोशनी बढ़ी, जेनेसिस क्यूई एक सुनहरे प्रकाश चक्र में बदल गई जो लगभग 1 दर्जन फीट चौड़ा था। पहिए से सुनहरी रोशनी की किरणें निकल रही थीं, जो उसके सामने हवा में तैर रही थीं और प्रत्येक किरण जेनेसिस क्यूई से बनी एक सुनहरी तलवार में परिवर्तित हो रही थी। स्विश स्विश एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही पल कई हजार सुनहरी तलवारें अचानक आगे बढ़ीं, जो पूरे आसमान को कवर करती हुई झोउ किन के भागने के हर संभावित रास्ते को अवरुद्ध कर रही थीं। इस तरह के हमले को अंतिम कदम कहा जा सकता है। झोउ किन ने अपनी दृष्टि के पूरे क्षेत्र में स्वर्णिम तलवारों को भरते हुए दहाड़ लगाई। उसके हाथ में 9 ज्वालाओं वाला भाला एक ज्वलंत लाल चक्र की तरह घूम रहा था। लपटें और बिजली उसके चारों ओर घूम रही थीं, जिससे प्रकाश का एक चक्र बन गया। खनक खनक तलवारें आईं और अग्नि बिजली चक्र में टूट गईं। हर प्रहार से विस्मयकारी उत्पत्ति क्यूई लहरें फट गईं। लाल लाल पहिए ने टिके रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुनहरी तलवारें बहुत ज्यादा और बहुत शक्तिशाली थीं। कई तलवारें पहिए की सुरक्षा को भेदती हुई झोउ किन के शरीर में स्क्विलच से वार करने लगीं। 1 दर्जन सांसों के बाद सुनहरी तलवारें अंततः गायब हो गईं। अनगिनत निगाहें झोउ किन की ओर घूमीं और देखा कि उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था। उसका एकमात्र हाथ 9 लपटों वाले भाले को कसकर पकड़े हुए था। उसके शरीर पर सुनहरी तलवारें बिखरी हुई थीं, जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद भी उसका शरीर उसके हाथ में पकड़े भाले की तरह सीधा खड़ा था। इस दृश्य ने दोनों पक्षों के सभी लोगों को हिलाकर रख दिया, जिससे वे बोलने में असमर्थ हो गए। यहां तक कि महान क्यूई के सैनिक भी उसके अविचल और निडर मुद्रा से दंग रह गए। झोउ युआन की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह 1 दर्जन साल पहले का दृश्य देख रहा है, जब वह अभी अभी पैदा हुआ था। एक आकृति शहर की दीवारों पर इसी तरह खड़ी थी, राजावू को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा रही थी। यद्यपि वह अंततः असफल हो गया, फिर भी उसने स्पष्टतः वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। उसे जल्द ही मर जाना चाहिए, है ना? क्यू युआन की आंखें गंभीर थीं, क्योंकि वह झोउ किन के बेहद घायल रूप को देख रहा था। पूर्व महसूस कर सकता था कि बाद वाले के आसपास जेनेसिस क्यू धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। शहर के अंदर और बाहर हर किसी की नजर झोउ किन पर टिकी थी। लंबे भाले से धीरे धीरे खून टपकने लगा, लेकिन इस समय झोउ किन की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसके शरीर के एक झटके से भाले में लगी सुनहरी तलवारें चकनाचूर हो गईं। इस समय उसकी आंखें अत्यंत चमक रही थीं, मानो उन पर वर्षों की धूल जम गई थी, जो धीरे धीरे धुल रही थी। उसके शरीर पर मौजूद खून से सने छेद भी बंद होने लगे थे। उसने राजावू के प्रक्षेपण को घूर कर देखा। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक खाली बर्तन है जिसमें शक्ति है, फिर भी उसने धीरे से कहा, उस समय की लड़ाई ने वास्तव में तुम्हारी जीत को समाप्त कर दिया था, और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं तुमसे हार गया हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने बेटे की जान बचाने में कामयाब रही। हो सकता है कि आपने महान झोउ साम्राज्य की भूमि और पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद जीत लिया हो। हालांकि एक दिन आपको एहसास होगा कि ये सभी बाहरी चीजें जो आपने जीती हैं, वे मेरे बेटे के एक बाल के बराबर भी नहीं हैं।
वह निश्चित रूप से सब कुछ वापस ले लेगा। झो और वू के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही उसका अंतिम शब्द फीका पड़ा, लाल लाल जेनेसिस क्यू अचानक झो क्विन के शरीर के भीतर से ज्वालामुखी की तरह फट गया। उसकी आंखें सूरज की तरह चमकने लगी, जबकि उसकी जेनेसिस क्यू की लहरें उठने लगी। चौथी परत अल्फा उत्पत्ति चरण। पांचवी परत अल्फा उत्पत्ति चरण। कुछ ही सांसों के अंतराल में झो किन की साधना तीसरी परत से अल्फा मूल अवस्था की पांचवी परत तक पहुंच गई थी। क्यू युआन, झाओ त्यानलुन और बाकी लोगों के चेहरे पर तुरंत भय छा गया। महामहिम अपने दिल में छिपी छाया से मुक्त हो गए हैं और उनकी ताकत धीरे धीरे ठीक होने लगी है। वेई कैंगलान ये देखकर कांप उठा, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था कि झो किन ने कई वर्षों की रियायत और सहनशीलता को त्याग दिया है और एक बार फिर अपनी राजसी गरिमा हासिल कर ली है। ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले महान झो साम्राज्य के स्वर्ण युग के दौरान वह राजा जिसकी शक्ति से समुद्र भी कांप उठता था। झो किंग ने अपने लाल लाल भाले को पकड़ लिया, तभी शक्तिशाली जेनेसिस क्यू ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अगले ही पल उसका आकार गायब हो गया और क्षितिज पर लाल लाल रंग की एक लकीर खींच गई, इतनी तेज गति से कि कोई भी उसे पहचान नहीं सका। नौज्वलंत अजगर उस लंबे लाल भाले के चारों ओर लिपटे हुए प्रतीत हो रहे थे, जबकि उसकी नोक पर बिजली नाच रही थी। स्क्वाच। झो किन की आकृति राजा वू प्रक्षेपण के पीछे दिखाई दी, जैसे कि लाल रंग की एक चमक ने सुनहरे रंग की आकृति की छाती को छेद दिया हो। पीछे की ओर देखते हुए झो किन का हाथ 9 लपटों वाले भाले के चारों ओर बंद हो गया, जो उसके भीतर उतरा। इस समय राजा वू प्रक्षेपण हिंसक रूप से कांपने लगा। अंत में यह धीरे धीरे टूट गया और सुनहरे प्रकाश में बदल गया, जिसने आकाश को भर दिया। टकराना। क्यू युआन के हाथ में सुनहरा शाही फरमान इस समय फट गया। उसके पीछे झाओ त्यानलुन और बाकी लोग कांप रहे थे, उनके चेहरे पर राख की तरह निशान थे और वे आसमान में झो किन को देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस छाया ने झो किन को इतने सालों तक फंसा रखा था, उसे आज राजा वो प्रक्षेपण के माध्यम से तोड़ दिया जाएगा। यह अब सचमुच खत्म हो गया है। क्यू युआन की आंखों में निराशा उभरने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 110 युद्धकांत। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C110 युद्धकांत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुख्य शहर के गेट के बाहर झो किन हवा में खड़ा था, उसके हाथ में 9 लपटों वाले भाले पर लपटें जल रही थीं और बिजली चमक रही थी। उसके शरीर से निकलने वाला शक्तिशाली दबाव एक तूफान की तरह था, जिसने जमीन को अपनी चपेट में ले लिया था। जब असंख्य लोगों ने इस आकृति को देखा तो उन्हें एक बार फिर महान झो साम्राज्य के प्रतिष्ठित राजा का शिखर दिखाई दिया। राजा झो किंग। राजा झो किंग। शहर की दीवारों से श्रद्धा से भरी असंख्य जयकारे गूंज रहे थे, जिससे कान के पर्दे लगभग फट रहे थे। झो युआन की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने झो किन की पहाड़ जैसी पीठ को देखा। अपने दिल में छाया पर काबू पाने का मतलब था कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ जाएगी, जिससे झो युआन को वाकई खुशी हुई। पिताजी, आप राजा वू से नहीं हारे। जिस बच्चे की रक्षा के लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया, वह अब बड़ा होने लगा है। पीछे हटना, जल्दी से। ग्रेट झो का मनोबल आसमान छू रहा था, जबकि ग्रेट क्यूई का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। यहां तक कि क्यूई युआन के चेहरे पर भी डर का भाव था और वह उन्हें वापस जाने के लिए चिल्ला रहा था। संकेत देने के कुछ ही सेकंड बाद वह भागने की उम्मीद में गोली चलाने वाला पहला व्यक्ति था। झाओ त्यानलुन की तिकड़ी भी डरकर पीछे हट गई। झो किन की ताकत 5 परतों के स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्हें रोको। चूंकि तुमने आने का फैसला कर लिया है तो जाने के बारे में सोचना भी मत। झो युआन की आंखों में ठंडक चमक उठी जब उसने उन्हें भागते देखा। वेई कैंगलान और ब्लैक वेनम किंग ने तुरंत पीछा करने से पहले स्वीकृति में सिर हिलाया। हवा में झो किंग ने ठंडे मन से देखा। उसकी नजर क्यू युआन पर टिकी हुई थी, क्योंकि भाले पर उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैंने पिछले कुछ वर्षों से महान झो साम्राज्य में आपको वही करने दिया जो आप करते रहे हैं। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से इन सभी गलतियों को सुधारने की अनुमति दें। उसके चारों ओर तीव्र लाल लाल जेनेसिस क्यू उमड़ पड़ी तथा गड़गड़ाहट की हल्की ध्वनि गूंजने लगी, जिससे एक जबरदस्त दबाव पैदा हो गया। स्वूश। झो किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर लाल रंग की एक लकीर में बदल गया, जो सीधे क्यू युआन की ओर बढ़ गया। क्यू युआन ने जब यह महसूस किया तो उसका चेहरा तुरंत डर में बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी जेनेसिस क्यूई को सीमा तक धकेल दिया और पागलों की तरह भाग गया। हालांकि वर्तमान झो किंग पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, क्यू युआन जैसे 3 परत वाले अल्फा ओरिजिन से कहीं ज्यादा। इसलिए झो किंग की आकृति को बाद वाले के ठीक पीछे दिखने में बस कुछ सांसें ही लगी।
झोऊ किंग भावशून्य था, उसके हाथ में लंबा भाला आग और बिजली के ड्रैगन के समान था, जो क्यू युआन की ओर बढ़ते हुए आसपास के स्थान को तरंगित कर रहा था। हमले की भयंकरता ने क्यू युआन को भयभीत कर दिया। उसके हाथ में तलवार से प्रकाश की धातु की किरणें फूट पड़ी जब उसने जेनेसिस क्यू को उसमें डाला। स्विश! क्यू युआन ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई। उसकी सारी जेनेसिस क्यू इस वार में उड़ेल दी गई थी और इसे बेजोड़ घातक कहा जा सकता है। झनकार! हालांकि जैसे ही भाले की नोक तलवार से टकराए, मानो बिजली चमक उठी और एक आश्चर्यजनक शक्ति का विस्फोट हुआ। टकराना! अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत और तरंगित हो गया। क्यू युआन ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसके हाथ में ब्लैक टीयर जेनेसिस तलवार बिखर गई। भयभीत होकर वह जल्दी से चिल्लाया, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूं महाराज, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्य से एकमात्र प्रतिक्रिया झोऊ किंग के भाले से एक निर्णायक घातक प्रहार था। एक झटके के साथ ये क्यू युआन के दिल में घुस गया। हिंसक धधकती ज्वाला वज्र क्यूई पागलपन की तरह क्यू युआन के शरीर में घुस गई, कुछ ही सांसों में अंदर की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। इस समय क्यू युआन के चेहरे पर भय का भाव स्पष्ट हो गया। उसने अपने सीने में घुसे भाले को पकड़ लिया, उसकी आंखें झोऊ किंग को घूर रही थीं और वह बुदबुदा रहा था, झोऊ किंग, राजा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। झोऊ किंग भावशून्य था। भाले के झटके से क्यू युआन का शरीर आकाश से नीचे गिर गया, उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। राजा क्यू को मार दिया गया है। जो कोई भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा उसे मार डालो। झोऊ किंग की बर्फीली आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी। राजा क्यू की मृत्यु की खबर सुनकर मूल रूप से भाग रहे राजा क्यू की सेना का मनोबल चरमरा गया। अनगिनत लोग घुटनों के बल गिर गए और अपने हथियार और कवच उतार दिए, जिससे मैदान पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई देने लगा। अल्फा ओरिजिन झाओ तियानलुन को झोऊ युआन, टुनटुन, वेई कैंगलान और ब्लैक वैनम किंग ने घेर लिया और तीनों की हालत पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। जब झाओ तियानलुन बच रहा था तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, झोऊ किंग, इसे धक्का मत दो। यदि आप हमें मार देते हैं तो राजा वो आपको नहीं छोड़ेगा। भले ही मैं तुम लोगों को न भी मारूं, लेकिन न तो राजा वो और न ही मैं इस मामले को शांत होने दूंगा। झोऊ किंग ने एक ठंडी हंसी निकाली। अपने हाथ में भाला लहराते हुए वह भी घेरे में शामिल हो गया। अल्फा ओरिजिन झाओ तियानलुन को जल्दी से हरा दिया गया और बाद में एक दर्जन आदान प्रदान के बाद मार दिया गया। 3 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ एक के बाद एक गिर गए, उनका खून नीचे जमीन पर छिड़का गया। ग्रेट क्यूई विद्रोही सेना के अनगिनत लोग जमीन पर पड़े हुए कांप रहे थे, वे जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शाही रक्षक दल बाढ़ की तरह शहर से बाहर निकला और तेजी से युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। यही वह क्षण था जब विद्रोह की ज्वाला अंततः बुझ गई। शहर के कई निवासियों ने जब ये देखा तो वे खुशी से झूम उठे। राजा की जय हो, राजकुमार की जय हो। आसमान में जयकारे गूंज रहे थे। झोऊ किंग शहर की दीवार पर उतरा, उसकी एकमात्र भुजा 9 लपटों वाला भाला पकड़े हुए थी और उसके दृढ़ चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। बहुत समय से उसकी भौहों के बीच जो उदासी छाई हुई थी वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस युद्ध के बाद कई वर्ष पहले का महान झोऊ का राजा अंततः वापस लौट आया था। बधाई हो पिताजी, आप अपने दिल में छाया को दूर करने के बाद निश्चित रूप से फिर से अपने शिखर पर पहुंचेंगे। चांदी के कवच झोऊ युआन भी उतरा और झोऊ किंग को देखकर मुस्कुराया। युआन प्र, मुझे इस बार वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। झोऊ किंग ने आह भरी। अगर झोऊ युआन न होता तो राजा वो इंपीरियल डिक्री के बिना भी जीत क्यू युआन की होती। इसके अलावा झोऊ किंग को स्वाभाविक रूप से अपने दिल में छाया से मुक्त होने का मौका नहीं मिलेगा। झोऊ युआन ने क्यूई युआन और बाकी लोगों की लाशों की ओर मुड़ने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि हम राजा क्यूई के विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी खबर निश्चित रूप से राजा वू के कानों तक पहुंच जाएगी। उसकी आंखों में थोड़ी गंभीरता थी। हालांकि क्यू युआन और बाकी लोगों से निपटना मुश्किल था, लेकिन वे एक ऐसी समस्या थे जिसका समाधान किया जा सकता था। इसकी तुलना में महान वू साम्राज्य एक विशाल पर्वत के समान था जो महान झोऊ साम्राज्य के दिल को कुचल रहा था और एक बेहद खतरनाक इकाई थी। वर्तमान महान वू साम्राज्य समृद्धि के स्वर्णिम युग का आनंद ले रहा था और उसके पास कई शक्तिशाली साधक थे। महान झोऊ साम्राज्य इसकी तुलना में बहुत कमजोर था। झोऊ किंग ने धीरे से कहा, महान वू साम्राज्य वर्तमान में तलवार साम्राज्य जैसे अन्य शीर्ष स्तरीय साम्राज्यों के कब्जे में है और फिलहाल उनके पास हमारे बारे में चिंता करने का कोई समय नहीं है। जब तक मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगा तब तक वे जो भी छोटी मोटी चालें आजमाएंगे उनका हम पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि जब वे अंततः हमसे निपटने के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे तो मुझे डर है कि वे महान झोऊ साम्राज्य को घातक झटका देने का प्रयास करेंगे। झोऊ युआन ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वह हंसा और बोला, ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी भी सांस लेने के लिए थोड़ी जगह है। दरार। अचानक उसे हल्की सी दरार की आवाज सुनाई दी।
जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने देखा कि उसकी उंगली में पहनी चांदी की अंगूठी में दरार आ गई है। मैंने इतनी अधिक शक्ति का उपयोग कर लिया है कि जेनेसिस कलाकृति भी क्षतिग्रस्त हो गई है। झो युआन ने एक कड़वी हंसी निकाली। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी क्योंकि एक चुभने वाला दर्द भड़क उठा था। वह जानता था कि यह सिल्वर शैडो का उपयोग करने के लिए अपनी आत्मा को जबरन मजबूत करने का नतीजा था। पिताजी, मैं आगे की सफाई का काम आप पर छोड़ता हूँ। झो युआन के शरीर पर लगा चांदी का कवच पिघलने लगा और जैसे ही उसका शरीर सामने आया, वह वापस चांदी के तरल पदार्थ में बदल गया। उसका रंग भयावह रूप से पीला पड़ गया था, जबकि उसकी भौहों के बीच का स्थान बहुत धुंधला हो गया था। युआन एयर झो किंग इस उपस्थिति से चिंतित था। झो युआन में अब जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। उसकी पलकें धीरे धीरे झुक गईं और उसका शरीर जमीन पर गिरते ही उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। बेहोश होने से ठीक पहले झो युआन ने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। अभी भी बहुत कमजोर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।